देखो आज से 10 साल पहले 12 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि एक फ्रेंचाइजी आएगी फिटनेस की जिसके 200 जिम हो जाएंगे। अराउंड 15 साल पहले हम जाएं तो मेरे को भी जिम करने से रोका जाता था। लोग जिम करने को थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट में लेते थे। आप प्रॉपर्टी लेने जाते थे ना कि जिम के लिए, तो बोलते थे नहीं जी हम नहीं दे रहे, आप कब्जा लोगे। 2035 तक हर कोई दूसरा बंदा ओबीज होगा। बच्चा क्या खाएगा अच्छा जब बाप सुबह आलू पूड़ी खा रहा है। जितने लोग मोटापे की तरफ जा रहे हैं उसके साथ साथ उसकी जो बीमारियां बढ़ने वाली है। ट्रेनर्स को इतनी रिस्पेक्ट दी नहीं जाती इंडिया में। बट ऐसे और बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जिनको शायद इंस्टाग्राम पे कोई नहीं जानता, पर उनका टेक होम जो मैं बोल रहा हूँ वो 2 से 3 लाख रुपए महीना है। अगर कोई बंदा सप्लीमेंट्स यूज नहीं कर रहा है तो वो वर्कआउट के बाद बेस्ट मील क्या होगी उसके लिए? पहला सवाल तो आएगा सप्लीमेंट यूज करने किसको है। तो बॉडी बिल्डिंग जो है वो 0.02% बचाओ। जैसे किसी को बोला गया कि यार 5 अंडे खा ली तो वो सिर्फ एग वाइट, तो येलो पार्ट का क्या? नमस्कार सभी दोस्तों को, मैं हूं लोकेश सिंह राजपूत और मैं लेके आया हूं LR टॉक्स पे, जो कि हमारा एक नियम है कि जो भी लोग समाज में बदलाव ला रहे हैं अच्छा, तो हम उनको अपने पॉडकास्ट पे लेके आएं। तो आज मैं लेके आया हूं चिराग शेट्टी सर को, जिनसे मेरा अराउंड 12 से 13 साल पुराना रिश्ता है। चिराग शेट्टी सर फाउंडर हैं क्लासिक फिटनेस एकेडमी के, जिन्होंने अभी तक लगभग 40,000 ट्रेनर्स को ट्रेन किया है और ये वाइस प्रेसिडेंट भी हैं दिल्ली जिम एसोसिएशन के। तो चिराग शेट्टी सर, आपका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू लोकेश। एक अच्छी शुरुआत तुमने करी है पॉडकास्ट के साथ, जहाँ कंटेंट जो है वो नीचे जाता जा रहा है इंस्टाग्राम पे, तो एक अच्छी शुरुआत तुमने करी है ज़्यादा लोगों को रीच करने के लिए। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया, मेरी बातें आपके थ्रू लोगों तक पहुंचेगी, बहुत शुक्रिया जी। तो सर, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप भी अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, फिर उसके बाद हम मैं एक स्किल इंस्टीट्यूट रन करता हूं जिसका नाम है क्लासिक फिटनेस एकेडमी। हमारे सेंटर्स ऑल अक्रॉस इंडिया हैं, नेपाल में हैं, जहां पर हम लोग ट्रेनर्स को ट्रेन करते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट को ट्रेन करते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस, कुछ भी अगर आपको फिटनेस में करियर की तरह देखना है तो उसकी ट्रेनिंग हम लोग कराते हैं क्लासिक फिटनेस में। हमारे जो कोर्सेज है वो इंटरनेशनली अप्रूव्ड है, तो अगर किसी को इंडिया से बाहर जाके नौकरी करनी है या इंडिया से बाहर जाकर कुछ अपना बिजनेस शुरू करना है, जिम शुरू करना है, तो उस सारी चीज़ों के लिए हम आपको इंडिया में तैयार करते हैं। क्या कि आप ये कोर्स जब यहाँ से करके इंडिया से बाहर जाओ तो बाहर आपको आसानी से नौकरी मिल जाए, बाहर जाके आपको मैकडॉनल्ड्स में ना काम करना पड़े, बाहर जाके आपको गाड़ियाँ ना साफ़ करनी पड़े, आपको जाके एक रिस्पेक्टेबल नौकरी मिल जाएगी पर्सनल ट्रेनर की, या आप कुछ क्लाइंट्स को ट्रेन कर सकते हो ऑनलाइन। तो इस तरह के काम आप कर सकते हो जब आप हमारे यहाँ से सर्टिफिकेशन करते हो। जैसे सर, मैंने अराउंड 2015 में आपके यहाँ से मैंने सर्टिफिकेशन किया था, बट मुझे पर्सनली ये लगता है कि ट्रेनर्स को इतनी रिस्पेक्ट दी नहीं जाती इंडिया में। तो क्या ये सच है? देखो, जब भी आप अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री में जाओगे ना, वहाँ आपको किसी भी इंडस्ट्री में आपको रिस्पेक्ट का पोर्शन नहीं आता। पर अब जैसे जैसे जिम्स ग्रो कर रहे हैं, देखो आज से 10 साल पहले 12 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि यहाँ से एक $2.5 बिलियन की कंपनी निकलेगी, पर कल्ट आया। हाँ। किसी ने नहीं सोचा था कि एक फ्रेंचाइजी आएगी फिटनेस की जिसके 200 जिम हो जाएंगे। एनी टाइम यहीं से निकला, गोल्ड यहीं से ग्रो किया, फिटनेस फर्स्ट यहीं से ग्रो किया। तो आज कहीं ना कहीं इंडस्ट्री जैसे जैसे रेगुलेट होती है तो आपको लोग मिलते हैं जो और इंडस्ट्री से यहाँ आते हैं। कोई FMCG से आएगा, कोई हॉस्पिटैलिटी से आएगा, और इंडस्ट्री में वैसे वैसे लोगों की इज्जत बढ़ती है। आज अगर मैं आपको बोलूँ तो ऐसे ऐसे ट्रेनर्स हैं जो 3 से 4 लाख रुपए महीना कमाते हैं। आपका तो एग्जांपल हमेशा रहेगा लोकेश, बट ऐसे और बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जिनको शायद इंस्टाग्राम पे कोई नहीं जानता, पर उनका टेक होम जो मैं बोल रहा हूँ वो 2 से 3 लाख रुपए महीना है। तो अब 3 लाख रुपए महीने पे अगर साल का आप पैकेज कैलकुलेट करो तो लगभग 35 से 40 लाख रुपए के बीच में उसका पैकेज आएगा। अब मुझे बताओ कितने इंजीनियर्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं जो इतना पैसा इन देयर 20s कमा सकते हैं। 22 से 30 साल की एज में से कितने लोग हैं जो पैसा कमा पाएंगे? तो अब यहाँ पे आ जाता है कि इज्जत तो देखो आपको बनानी है। अगर आपने क्लाइंट के साथ दोस्ती कर ली, अगर आपने क्लाइंट के साथ एक प्रोफेशनल रिलेशन नहीं बनाया,
तो डेफिनेटली इज्जत नहीं मिलेगी। पर मैं आज ऐसे भी ट्रेनर्स को जानता हूँ, अभी आगरा में मैं किसी ट्रेनर से मिला और वहाँ का बहुत बड़ा ट्रेनर है, वो 20 मिनट का सेशन देता है। बोला सर लोग पैसे नहीं बढ़ा रहे थे, तो मैंने कहा मैं 20 मिनट का सेशन दूंगा और घड़ी लगा के 20 मिनट का देता हूँ, करना हो करो, नहीं करना छोड़ दो मुझे। और कोई ऐसा बड़ा बिजनेस हाउस नहीं है जिनके घर पे जाके मैं उनको ट्रेन नहीं करता, पर शर्त एक ही है कि सेशन 20 मिनट का ही दूंगा। और लोग हैं जो कर रहे हैं और आज 5-5 साल से उसको हर महीने पेमेंट आता है, क्योंकि उसे एक चीज़ पता है कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो इसका अगले बार मेरे को टाइम मिलेगा 3 महीने बाद। तो कहते वो आए ना आए मेरे को पैसा टाइम पे मिलेगा। तो एक अच्छी चीज़ है यार कि आपको एक इंडस्ट्री जब डेवलप हो रही है तो आप अपनी जगह बना रहे हो, ठीक है। अब यहाँ से ट्रेनर भी कैसा अपने आप को प्रेजेंट करता है वो भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है कि अगर मैं ही अनप्रोफेशनल रहूँगा, मैं ही दोस्ती यारी में रहूँगा, मैं ही इस तरह के मजाक करूँगा उससे फ्लोर पे, तो कभी प्रोफेशनल रिलेशन बनेगा ही नहीं। आपका अगर कोई दोस्त है जो आपके साथ रहा हो और वो डॉक्टर बन गया आज, तो आप तो उसके साथ वैसे ही रहोगे ना, पर जब वो पेशेंट्स के सामने जाएगा तो वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल डॉक्टर है, कोई उससे फालतू सवाल नहीं पूछेगा, कोई उससे फालतू बात नहीं करेगा। जहां आपने दोस्ती कर ली, जहां आपने वो लाइन क्रॉस कर ली, तो कोई भी हो, कोई भी प्रोफेशनल हो, वो आपके साथ फिर इज्जत वाला काम करेगा ही नहीं। और सर मुझे लगता है कि जो भी जितने भी जिम हैं उनमें जो भी ट्रेनर हैं सभी में सर्टिफाइड ट्रेनर होने ही चाहिए। ऐसा रूल आए कि भाई जिम जितने भी हों, जिम के ओनर्स के लिए कोई भी रेगुलेटरी ऐसी आए कि भाई अनसर्टिफाइड ट्रेनर्स को ना दें एंट्री। तो सर इस पे कुछ काम चल रहा है? देखो हमने इस पे ना बात करी मिनिस्ट्री से, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट से, कि आप एक ऐसा नोटिफिकेशन निकाल दो कि जिम का जो लाइसेंस है वो रिन्यू ही नहीं होगा अगर आपने ट्रेनर सर्टिफाई नहीं किया। उनका भी एक सही सवाल था कि चिराग जी जितने जिम खुलते जा रहे हैं जिस तरीके से, अगर कल को ह्यूमन रिसोर्स नहीं मिलेगा तो जिम खुलेगा कैसे, ये भी बताओ। या तो मुझे आप एक प्लान दे दो कि हम आपको 2 लाख ट्रेनर हर साल दे देंगे, तो हम ये कर देते हैं। तो हम जितने वहाँ ट्रेनिंग पार्टनर्स बैठे थे, हम सबने अपने नंबर्स लगाए, तो लोकेश आप सुन के हैरान हो जाओगे, हम सब लोग मिलके भी शायद 20,000 ट्रेनर सर्टिफाई नहीं कर पाते पूरे साल में। तो हम 2 लाख कहाँ से हाँ बोल देते। हाँ, इंडस्ट्री अब बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। तो वो भी अपनी जगह ठीक थे कि यार जिम में ट्रेनर तो चाहिए ना, और अगर किसी ने अनसर्टिफाइड रख लिया फिर आप एक रिश्वत का रास्ता खोल देते हो। जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसका आदमी आके बोलेगा जी दिखाओ सबके सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं चालान करूंगा। तो आप बिजनेस को आसान करने की जगह ना और ज्यादा तकलीफ दे करने वाले हो, आप उसको और टफ कर देते हो कि क्यों आपने ऐसे रेगुलेशंस किए। बोले हाँ एक बार नंबर हो जाएगा हमारे पास, हमें पता है आपकी इंडस्ट्री में 2 लाख 5 लाख लोग हैं काम करने वाले, तो हम करेंगे इसको, हम बोलेंगे कि करना चाहिए। आज अगर आप देखो तो हमारी पूरी इंडस्ट्री से हर रोज कम से कम 500 से 1000 जॉब की क्वेरीज आती है। हर जिम में ट्रेनर्स चाहिए। आप एक एवरेज जिम मान के चलो जिसमें 15 ट्रेनर होते हैं, और हम मान के चलते 1 लाख जिम है आज पूरे इंडिया में। अच्छा, तो आप ट्रेनर्स की डिमांड देखो कितनी बड़ी है। और अभी तो इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है, अभी तो फिटनेस ही पूरा डेवलप नहीं हुआ। अब फिटनेस के अंदर भी अपनी पूरी पूरी इंडस्ट्रीज ग्रो करेगी। अब जैसे एक नीश इंडस्ट्री ग्रो कर गया पिलाटेस स्टूडियोज। अब बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं यार मेरे को जिम में नहीं जाना, मेरे को भीड़ में नहीं जाना, मेरे को अलग से अपना टाइम चाहिए, मैं 8 बजे आऊँ और 8:50 पे निकल जाऊँ, मुझे इतना काम करना है। मुझे नहीं चाहता कि मेरी कोई फ़ोटो ले, मैं उस टाइम पे जैसे अभी हम लखनऊ गए तो लखनऊ में कुछ अधिकारियों से मिले, उनका एक सिंपल सवाल था कि मेरे को ऐसा नहीं करना कि जब भी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ कोई मेरी फ़ोटो ले ले, क्योंकि बड़ा अधिकारी है, कह रहा तमाशा बनेगा, मेरे जूनियर्स ही उन फोटोज़ को मिसयूज़ कर लेंगे। तो मैं चाहता हूँ मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं पीटी से ऊपर का पैसा दे रहा हूँ, तो मेरे को मेरा स्पेस चाहिए। मैं ट्रेडमिल के लिए वेट नहीं करूँगा, मैं जो है अपनी मशीन के लिए वेट नहीं करूँगा, मैं डंबल के लिए वेट नहीं करूँगा, मैं 8 बजे आऊँगा और 8:50 पे बाहर। तो एक नई इंडस्ट्री डेवलप हुई पिलाटेस स्टूडियो, जहाँ पे आप अपने टाइम से आते हो, आपकी मशीन है, आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, और आप जो है उसको छोड़कर 8:50 पे पूरे निकल जाते हो। अब ये काम अभी जिम में नहीं हो सकते। जिम जो है एक मास मार्केट है, आपके पास सारे लोग आ रहे हैं, 1000 मेंबर्स हैं, तो 300-400 लोग रोज आते हैं, तो आप ये चीज़ अभी जिम में नहीं कर सकते। तो इसीलिए इंटरनेशनली भी ये सब चीज़ें ग्रो कर रही हैं, यहाँ भी ये चीज़ें ग्रो कर रही हैं, दुबई जाओगे वहाँ भी ये चीज़ें ग्रो कर रही हैं। सप्लीमेंट एक बड़ा बिजनेस है जो ग्रो कर रहा है साथ में। तो इंडस्ट्रीज धीरे धीरे जो है ग्रो करती जा रही है, और मुझे लगता है 2030 तक जो नंबर्स बता रहे हैं कि आज अगर जो
ऑथेंटिक नंबर है जिसका हम कह सकते हैं कि जीएसटी भरते हैं लोग, और लोग जो है बात करते हैं, 1 करोड़ 30 लाख है, और 2030 तक ये नंबर 2 करोड़ 60 लाख होगा। तो जितने जिम बढ़ रहे हैं उसके साथ साथ उतने मेंबर्स भी बढ़ रहे हैं, ये मान के चलो। तो कोई जिम ऐसा नहीं होगा जो खाली है। जो खाली है। अब आपके ऊपर है कि आप कितने पैसे लेना चाहते हो। मतलब मैं एक एग्जांपल दूंगा, एक डिफेंस कॉलोनी में जिम है जी। वहाँ ट्रेनर ने 96,000 के 12 सेशन बेचे थे। अब ये 2 महीने पहले की बात है, वाह। मैंने बिल देखा है। अब कोई बोले कि दिल्ली में पैसा नहीं मिलता या बॉम्बे में पैसा नहीं मिलता या फरीदाबाद में नोएडा में पैसा नहीं मिलता, मैं मानता ही नहीं हूँ। आपको मांगना आना चाहिए। अगर मांगना आना है तो लाख रुपए भी कोई देगा यार 12 सेशन के। तुम अपनी औकात तो बनाओ कि तुम लाख रुपए मांग सको। ट्रेनर का डर क्या होता है, अरे यार मैं पैसे मांग लूंगा कहीं भाग तो नहीं जाएगा, कहीं ये रिन्यूअल ना कराए, कहीं जो दे रहा है वो भी ना दे, और इस डर के चक्कर में वो पैसे ही नहीं मांगता। ये तो है सर। सर जैसे कि हमारी जो भी जनता है ये, तो मुझे अराउंड 15 साल पहले हम जाएं तो मेरे को भी जिम करने से रोका जाता था। लोग जिम करने को एक थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट Negative में मानते लेते थे। जैसे जैसे टाइम यहाँ पे स्पेंड हुआ तो समझ में आया, जो ये आपके थ्रू जो मैंने पढ़ा कि मसल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो क्या सर इसमें ये भी है कि इंडिया में रनिंग को ज़्यादा महत्व देते हैं तो मसल ट्रेनिंग को थोड़ा सा कम देते हैं, तो कुछ आपने भी ऐसा देखो देखा है? पता है लोकेश क्या होता है, जब वो बॉडी बिल्डर्स जिम में घुसे ना जी। तो लोगों को लगा यार ये ऐसे लोग हैं जो लड़ाई झगड़ा करेंगे। भाई बाउंसर क्यों लगाए जाते थे किसी भी क्लब में, बाउंसर क्यों लगते हैं क्या कि भाई लड़ाई कोई लड़ाई झगड़ा झगड़ा ना ना हो। करे। अब जब इस तरह का एनवायरनमेंट ही जिम में बन गया तो सबको लगता था कि यार जिम जाने का मतलब है कि लड़ाई झगड़ा होगा। ये पहलवानी के लिए बोला जाता था कि कोई बच्चा पहलवानी शुरू करता था तो उसके पिताजी को बोलते थे भाई देख लो लड़का की बदमाशी में ना निकल जाए आगे, लड़ाई झगड़े ना होने शुरू हो जाए। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पूरी इमेज चेंज हुई है, सारी चीज़ें जो है बेहतर हुए, लोगों को समझ में आया कि जिम आने का बेनिफिट क्या था, कि आपकी मसल ट्रेनिंग, आपका ओवरऑल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का बेनिफिट क्या है। और उस बेनिफिट की वजह से ये है कि आप लोग जिम आना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं 2010-11 में 2012 में आप प्रॉपर्टी लेने जाते थे ना कि जिम के लिए जी। जगह चाहिए तो बोलते थे नहीं जी हम नहीं दे रहे, आप कब जा लोगे, जिम वालों को अब रेंट आप नहीं देंगे। नहीं देंगे, रेंट नहीं दोगे, क्या करोगे। और आज ऐसी सिचुएशन है कि मॉल वाला बोलता है भाई इंटीरियर भी मैं करा के दूंगा, बाथरूम भी मैं बना के दूंगा, मैं तेरे लिए जगह भी करके दूंगा, और तेरे से 6 महीना किराया भी नहीं लूंगा, बस आ जा। क्यों आ जा, क्योंकि उसे पता है कि अगर जिम खुलेगा तो हफ्ते के 7 दिन कम से कम 20 घंटे पूरे दिन में यहाँ लोग आते रहेंगे। और दिन के अगर 400-500 आदमी आ रहे हैं ना तो वो फिर कॉफ़ी भी पिएगा, वो खाना भी खाएगा, वो कपड़े भी खरीदेगा, तो मेरा मॉल चल जाएगा इस वजह से। तो ये लाइफस्टाइल का पूरा एक चेंज आया है कि जो पहले सोचा जाता था कि नहीं यार एक इंडस्ट्री बेकार है, जिम नहीं खोलने, आज समझ में आ गया यार ये लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है। बॉडी बिल्डिंग जो है वो 0.02% बचा होगा, 99.08% लोग जो है वो कहते हैं भाई वो नहीं, सिर्फ फिट होने का। हमें फिटनेस की बात करनी है, हमें जिम जाना है, हमें रोज एक्सरसाइज करनी है, इंस्टाग्राम पे एक फोटो डालनी है, अच्छी फोटो। सर जैसे कि मैं खुद एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो मैं अब यहाँ आपको बोलना चाहूँगा कि सर वेट ट्रेनिंग का, मसल ट्रेनिंग का मेटाबॉलिज्म से क्या कनेक्शन है, मतलब जो जनता भी जाने इस बारे में। देखो मसल्स आपकी तरह मान के चलिए गाड़ी का इंजन है, जी। और जितना इंजन रमा हुआ रहेगा बॉडी उतना बेहतर परफॉर्म करेगी। अब होता है क्या है, 25 साल की एज के बाद आप हर साल कुछ मसल मास लूज करते हो, ओके। धीरे धीरे आपका मसल मास कम होता जाता है। तो ऐसा नहीं है 25 से 27 में बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है, बस 25 से 45 में बहुत सिग्निफिकेंट नंबर होता है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे मसल कम होता है, तो मसल एक ऐसा ऑर्गन है जो साथ के साथ क्या कर रहा है, साथ के साथ कैलोरीज को बर्न करने में भी हेल्प कर रहा है। आपको थकावट कम हो रही है, आपके जॉइंट्स पे लोड कम आ रहा है, घुटने पे लोड कम है, कूल्हे पे लोड कम है, लोअर बैक में लोड कम है, तो आप बेटर परफॉर्म कर पा रहे हो। जो रोज़मर्रा के काम है, कुर्सी से उठना है, वॉशरूम जाना है, गाड़ी चलानी है, कुछ भी ऐसा काम करना है जिसमें एनर्जी लग रही है, वो आप कर पाते हो अगर मसल मास मेंटेन्ड होता है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्योंकि ये 20 साल मसल लॉस हुआ, आपने वजन उठाया नहीं, बॉडी को लगता है मुझे इस मसल की ज़रूरत क्या है, क्योंकि कोई काम तो मैं कर नहीं रहा ऐसा जिसके लिए मुझे मसल की ज़रूरत है। एक लेबर की,
मसल क्यों नहीं टूटती? एक रिक्शा वाले की मसल क्यों नहीं टूट रही? क्योंकि वो क्योंकि उतना काम continue रोज कर रहा करते है। रहते हैं। अब आप देखो, आप तो गांव के बैकग्राउंड से आते हो, आज भी हरियाणा में कितने ऐसे बूढ़े हैं जो फुल स्क्वाट में बैठेंगे हाँ, और वहीं बैठ के हुक्का पियेंगे। किसी का घुटना कभी खराब होते देखा आपने? किसी के कूल्हे में दर्द हो, ठीक बात। किसी को लंग कैंसर से किसी की मौत हुई हो इनमें से? नहीं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी इतना बड़ा रोल प्ले कर रही थी तब, जो आज नहीं है। आज आप मुझे दिखा दो कोई 20 साल का लड़का जो उतनी देर फुल स्क्वाट पोजीशन में, जैसे हम बोलते हैं उकड़ू करके बैठना, फुल स्क्वाट पे बैठ के दिखा, नहीं बैठ सकता। वो 3-3 घंटा 4-4 घंटा, उन्हें किसी कुर्सी की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी स्टूल की जरूरत नहीं है। फुल स्क्वाट में बैठ गए और बातें चल रही हैं तो चल रही हैं, और वो हुक्का घूमता जा रहा है। नए नए लड़के तो स्क्वाट्स को ही स्किप करके बैठे हुए हाँ, हैं। वो तो लेग्स नहीं कवर कर पा रहे नहीं क्योंकि करते। मोबिलिटी है ही नहीं। अब ये बात कोई हमारे बड़े बूढ़ों को किसी ने सिखाई थोड़ी थी जी। कि भाई मोबिलिटी के लिए तुम्हें ये करना है, तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी के लिए नहीं। उनका रोजमर्रा की जिंदगी थी कि भाई शाम को काम खत्म किया, हम 4-5 दोस्त यार बैठेंगे, फुल स्क्वाट में बैठेंगे, ना कोई कुर्सी ना कोई खाट, वहीं हुक्का लगा लेंगे, वहीं बात करेंगे। अब हुक्का तो वहां से आ गया, अब मैं नए बच्चों में देख रहा हूँ, वो अपनी कल्चर में बोल रहे हैं हुक्का तो हमारा कल्चर है। अरे कल्चर ये भी तो था कि बैठना कैसे था, खाना कितना था, काम क्या Physical करना activity था। कितनी फिजिकल एक्टिविटी तो ली नहीं वहां से कल्चर में। जो मेरे काम की चीज थी, जो मुझे करना, मैंने वो कल्चर उठा लिया। अरे यार, हमारे बड़े बूढ़ों ने काम कितना किया वो भी तो देखो, कितने किलोमीटर चलते थे, खेतों को कैसे जोतते थे, तब वो ये सब करते थे, तब उनका शरीर अच्छा रहता था। अब आपने वो एक पोर्शन निकाल लिया बस कि भाई हुक्का तो निकाल लिया हमने, पर बैठेंगे सोफे पे। भाई बैठो भी तो वैसे ही जैसे वो बैठते थे। फिजिकल एक्टिविटी पूरी लो ना। अगर हम कल्चर पूरा ले रहे हैं तो सारी चीजें पूरी लेनी चाहिए ना। आधी अधूरी चीज क्यों ले रहे हैं? फिर नुकसान होता है उस चीज का। फिर हम देखते हैं भाई यंग एज में किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को डायबिटीज हो रही है, किसी का घुटना खराब हो रहा है, किसी का कुछ खराब हो रहा है वजन की वजह से। तो सर अब हम इसको ये हम बोल सकते हैं कि अगर 30-35 साल 40 साल का भी बंदा, 45 साल का भी बंदा अगर मसल ट्रेन कर रहा है हाँ, 30 to 45 मिनट, तो उसका मेटाबॉलिज्म एक लेवल पे बना रहेगा। कंपेयर टू वो आदमी जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, उससे बना रहेगा। और उसके अलावा मैं कह रहा हूँ सिर्फ वजन की बात नहीं है, सिर्फ आपके जॉइंट के प्रोटेक्शन की बात है कि मेरा जॉइंट्स कितने बच रहे हैं। मैं बुढ़ापे में वो सारे काम कर पा रहा हूँ जो शायद दूसरा आदमी जिसमें मसल लॉस हुआ वो नहीं कर पाएगा। अब आप देखो ना यार, एक्टर्स को देखो, कितने, शाहरुख को देख लो, सलमान को देख लो, आमिर खान को देख लो, स्टंट ट्रेनिंग है। 60-62 साल की उम्र है और तुम्हारे घर के आसपास भी 60-62 साल का आदमी रह रहा होगा जो रिटायर्ड लाइफ जी रहा होगा। फर्क कितना है, वो आज भी कूद फांद रहे हैं। 70+ के लोग देख लो, 70+ के जो एक्टर्स, सनी देओल देख लो, क्या सनी देओल और मेरे फादर या आपके फादर सेम फिटनेस लेवल पे है? नहीं। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि उन्होंने 40-40 साल जिम करा है। वो एक मार्क्ड डिफरेंस दिखा रहा है आपको। सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरीज नहीं कराई उन्होंने। मैं तो कहता हूँ एक और एग्जांपल ले लो, रेखा का एग्जांपल ले लो। रेखा जी को आज देख लो और अपने घर में दादी को देख लो, फर्क है ना? बिल्कुल। तो ये मसल ये बता रहा है भाई, आप एज बूढ़े तो सब होंगे, मरेंगे सब, पर आप बूढ़े कैसे होने वाले हो, मरने कैसे वाले हो, ये आप डिसाइड करते हो कि मेरे को किस तरह की जिंदगी चाहिए। मेरे को ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें घुटना भी दर्द कर रहा है, मेरा कूल्हा भी दर्द कर रहा है, मेरे को डायबिटीज भी है, मेरे को उसकी वजह से मेरी किडनी भी खराब हो रही है, उसकी वजह से किसी की आंख भी खराब हो रही है, कुछ भी बीमारी हो रही है, उसकी वजह से इम्पोर्टेंसी आ रही है। आप नहीं बन सकते, आप नहीं कर सकते, आप इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे हो, ये सब उस वजन की वजह से हो रहा है। तो अब आपको इस तरह की जिंदगी चाहिए तो खाओ, जो पिज्जा बर्गर आया है, जो कोक आ रही है, उसको अच्छे से खाओ, कोई नहीं रोक रहा आपको। पर उस जिंदगी के लिए तैयार है ना कि डॉक्टरों की लाइन में बैठना पड़ेगा, डॉक्टरों को फीस देनी पड़ेगी, ये अब आप देख लो। और ये 15 साल के बच्चे को समझा दो ना यार कि तेरे को अगले 50 साल जिंदगी कैसे जीने हैं, वो तू डिसाइड करना। फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ एक पीरियड नहीं होना चाहिए ना, लाइफस्टाइल होना चाहिए। लाइफस्टाइल होना चाहिए। अब बच्चा कहाँ खेलने जाएगा जब बाप ही नहीं खेलने जा रहा? बच्चा क्या खाएगा अच्छा जब बाप सुबह आलू पूड़ी खा रहा है, छोले भटूरे खा रहा है? तो बच्चा भी तो बोलेगा यार यही तो मेरी लाइफ है, यही तो मेरी डाइट है, क्योंकि पापा भी यही खाते हैं। तो सर दर्शकों को आपकी बातों को सुन के इतना तो समझ में आ गया होगा कि वेट ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, बट सर वीक में कितने दिन? देखो, रिसर्च जो बोलता है 2 दिन भी कर लोगे ना तो भी सफिशिएंट है। बट उसमें 3 बॉडी पार्ट। हाँ, मतलब अपर बॉडी एक दिन कर लिया, लोअर बॉडी एक दिन कर लिया,
2 दिन भी कर लोगे तो एटलीस्ट तुम्हारा मसल मास मेंटेन रहेगा, ना बहुत बढ़ेगा ना बहुत घटेगा, बट एटलीस्ट मेंटेन रहेगा। और बाकी के 5 बाकी डेज के का दिन आप अपनी वॉक कर लो, रनिंग कर लो, योगा कर लो, जो आपको लगे कि जिससे आप फिजिकली एक्टिव रह सकते हो। हाँ। मिनिमम 2 दिन है, मैक्सिमम 6 दिन है। 6 दिन। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा चूज करना चाहते हो। अगर आप 4 से 5 दिन कर ले तो मैं कहूँगा ऑप्टिमल है। ऑप्टिमल फिटनेस अगर आप 4 से 5 दिन अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लेते हो। 7 दिन भी करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग अब 7 दिन करते हैं। 7 दिन का। 7 दिन भी गलत है। तो 6 दिन मैक्सिमम होना चाहिए, एक दिन तो रेस्ट एक दिन होगा आपको ही। रेस्ट की जरूरत है। देखो, मसल रिकवरी हो रही है, यस। बट आपकी न्यूरोमस्कुलर रिकवरी की भी जरूरत है। नर्व्स है, वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो तो टैक्स नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा। आप रोज़ एक्सरसाइज कर रहे हो, रिकवरी मिल नहीं पा रही है, सो पा नहीं रहे हो ठीक से, उम्र कम है तो बॉडी खींचे जा रही है, बट कभी ना कभी तो वो स्ट्रेस शरीर पे आएगा ना। हाँ। तो वो कभी कब आएगा यू नेवर नो। इसीलिए आप देख रहे हो कि यंग तो बच्चे जो ओवर हैं, ट्रेन ना करो। अब कोई लोग बोलेंगे ओवर ट्रेनिंग जैसा कुछ होता नहीं है, बट हाँ सच्चाई है, होता है। हार्ट रेट बढ़ता है, स्लीप डिस्टर्ब होती है, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हो जो आपको लगता है सही है। सर एक और सबके मतलब मैक्सिमम लोगों के मन में डाउट होता है कि, या फिर उनको मैं बोलूँ कि शायद नॉलेज भी इतनी नहीं होती। वेट ट्रेनिंग से पहले मुझे लगता है कि वेट ट्रेनिंग से पहले जो मैंने आपसे सीखा है कि भाई एम्प्टी स्टमक हमें वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, तो ये बात सच है कि? देखो, अब बात क्या होती है कि सुबह जब आप सोकर उठते हो जी। तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम रहता है, ठीक है। अब बॉडी जो है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ग्लूकोनियोजेनेसिस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बॉडी अमीनो एसिड्स या मसल को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बना रही होती है। तो हमारा कहना ये होता है कि अब यहाँ से आप और वेट ट्रेनिंग करोगे तो मसल ब्रेकडाउन थोड़ा सा बढ़ जाता है। बढ़ जाए तो बेटर है कि कुछ छोटा सा कार्ब्स कुछ आपने खा खा लें। लिया, कुछ ऐसी चीज़ खा ली कि ब्लड शुगर स्टेबलाइज हो गई और आप अपने एक्सरसाइज करने चले गए। हाँ। तो इसीलिए बस थोड़ा सा खाने का एक पोर्शन होता है कि छोटा एक पोर्शन ले लो, जिससे कि ना तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज है ना बहुत आपको स्लो डाउन कर रहा है, बट एटलीस्ट आपके ब्लड शुगर को स्टेबलाइज कर रहा है। नॉर्मल जनता को तो हमारी को अराउंड 45 मिनट पे ही फोकस रखना चाहिए ना, कि देखो, 45 मिनट से ऊपर वेट ट्रेनिंग ना जाए। नहीं, देखो मिनट में मत जाओ, अपने सेट से रेपिटेशन देखो। ऑल्दो Okay. जो ग्लूकोज है वो मसल के अंदर ही सेव है, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। बट वंस दैट ग्लूकोज इज यूटिलाइज्ड तो इमीडिएटली या तो आपको मील लेनी पड़ेगी। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि मैं एम्प्टी स्टमक कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कोई आफत नहीं आ जाएगी। जी। पर उसके बाद ब्लड शुगर गिरेगा तो उससे बेटर है कि अपनी उससे मील better वगैरह कि ले लो। थोड़ा सा तो अब कुछ ये देखो कि मेरे कितने बॉडी पार्ट है, उसके कितने सेट और कितने रेपिटेशन है, वो कितनी देर में पूरा हो रहा है। यूजुअली आप देखोगे वो 40 मिनट के 45 मिनट के अंदर हो जाएगा। हमारा जो टाइम बर्बाद होता है वो इसलिए होता है कि हम किसी से बात करने लग गए, फोन 2 यूज सेट कर के बीच में, हाँ 1 मिनट का टाइम था, वो 1 मिनट कब निकल गया आपको पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला। 1 मिनट का मतलब ये है कि 1 मिनट 1 सेकंड पे आपके हाथ में वापस बार हो और आप वापस शुरू कर दो। ये नहीं 1 मिनट बाद आए, फिर वेट ढूंढने गए, फिर डंबल ढूंढने गए, फिर बेंच खाली नहीं है उसकी वेट कर रहे हो तो वो एक का हो गया 5 मिनट। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो है टाइम लेकर अपना वर्कआउट करें। बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद उसमें करेंगे तो फिर जल्दी फायदा से नहीं अपना है। workout हाँ, करो। खत्म करो और जाओ। सर अगर कोई बंदा सप्लीमेंट्स यूज नहीं कर रहा है तो वो वर्कआउट के बाद बेस्ट मील क्या होगी उसके लिए? देखो, कोई अगर सप्लीमेंट यूज़ नहीं कर रहा तो पहला सवाल तो ये आएगा सप्लीमेंट यूज़ करने किसको है। ओके। वो आदमी जिसके शरीर में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, सप्लीमेंट उसको यूज़ करना है, सबको यूज़ नहीं करना। अगर लोकेश अपने वजन के हिसाब से 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी पे कंज्यूम कर लेता है, पनीर खा के, चिकन अंडे खा के, सोयाबीन खा के और दूध व दही से, तो मैं उसको प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं दूंगा, यस, नेचुरल डाइट से फुलफिल क्योंकि वो अपनी डाइट से पूरा कर पा रहा है सारी चीजें। पर सच्चाई भी यही है कि हिंदुस्तान में 84% लोग प्रोटीन डेफिशिएंट है। 84%। ICMR का डेटा क्या कह रहा है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, 84%। 84 वो क्या कह रहा है कि 0.8% 0.8 ग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट पर डे, ये आपकी बेसिक प्रोटीन। ये तो जीवन जीने की उसमें मैं कह रहा हूँ सिर्फ मसल के लिए नहीं, ये जीवन आपके ऑर्गन से रिपेयर के लिए चाहिए, तुम्हारे बालों के लिए चाहिए, तुम्हारे स्किन के लिए प्रोटीन चाहिए, तुम्हारे खाने को पचाने के लिए जो एंजाइम बनते हैं वो प्रोटीन से बन रहे हैं, जो हार्मोन्स हैं
ग्रोथ हार्मोन है, कॉर्टिसोल है, वो प्रोटीन से बन रहा है। तो जब आप प्रोटीन कम खा रहे हो तो बॉडी को क्या करना है भाई? 100 ही रुपए है, खर्चा 500 रुपए है, तो तुम क्या करोगे? तो उधार लेंगे। भाई या तो उधार लोगे, या जो काम बहुत जरूरी है कि भाई उसको वो हम पहले करेंगे, उसको बाकी पहले को करेंगे, भाई पेंडिंग छोड़ दो। छोड़ दो भाई। 100 रुपए ही है मेरे पास, खाना भी खाना है और पानी भी पीना है। तो आदमी कहना भाई पहले पानी पी ले यार, खाना वाना छोड़। वो सेकेंडरी है। कोई उस टाइम पे ये सोचेगा कि भाई जाके एक 500 रुपए की आइसक्रीम खरीद के लाओ वो खाएंगे? कोई नहीं सोचेगा। तो ये लग्जरी आप दे रहे हो बॉडी को कि भाई प्रोटीन कम खाया तो कम नुकसान होगा। नहीं, नुकसान ज्यादा होगा। बच्चों में ग्रोथ कम होगी। अगर आप देखो डेटा तो इंडियंस की हाइट कम हो रही है। तो चाइना ने प्रोटीन एक मेजर कारण है। और चाइना ने अपनी हाइट बढ़ा ली है, 8 सेंटीमीटर तक उन्होंने अपनी हाइट बढ़ा ली है। अच्छा। और हमारे यहाँ हाइट कम हो रही है। ना बच्चा बाहर निकल रहा है, ना बच्चा खेल रहा है, ना बच्चा प्रोटीन रिच डाइट खा रहा है। क्या मिल रहा है उसे खाने को? सर आलू प्याज। हमारे यहाँ एक पंगा वैसा भी है ना कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, तो उसमें कैसे अब उसका नुकसान हो रहा है ना। अब आप खुद सोचो, चलो मैं कह रहा हूँ लैक्टो वेजिटेरियन हो, आप दूध पी सकते हो, दही खा सकते हो, पनीर खा सकते हो, चीज़ खा सकते हो, कम से कम वो चीज़ें तो दो। अंडा खा सकते हो, ओवो वेजिटेरियन जिसे हम बोलते हैं। अब अंडा लोग बोलेंगे भाई नॉन वेज। अरे भाई अंडा जो है वो मुर्गी का एक अंश है, वो फर्टिलाइज्ड नहीं है, उसमें से कभी चूजा नहीं निकलेगा। अच्छा, जो ये मार्केट में अंडे आते हाँ, हैं इसमें से इनमें कभी चूजा नहीं निकलेगा। निकल सकता। वो एज इट इज रहेगा, वो टूट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, पर उसमें चूजा नहीं होता, बिकॉज ये फर्टिलाइज्ड एग्स नहीं होते। लोग इस बात को नहीं समझते। आप लाइट के सामने रख के देख लेना, उसमें कोई एम्ब्रियो नहीं होता, कुछ नहीं होता। आपको वीडियो निकाल देंगे, नहीं देखो चूजा, अरे वो दूसरे होते हैं, वो फर्टिलाइज्ड होता है। देसी और वाइट में भी फर्क सिर्फ ये होता है कि जो मुर्गी के पंख होते हैं उसके रंग से डिसाइड होता है कि उसका कलर क्या होगा। तो हमारी जो देसी मुर्गी होती है वो ब्राउन से कलर की होती है, तो उसके अंडे जो है वो ब्राउनिश टोन में आते हैं। रूस्टर जो है वो वाइट होता है, उसके अंडे वाइट आते हैं। बट इसका कोई भी लेना देना इससे नहीं है कि इससे जानवर बनेगा या इससे वो मुर्गी बनेगी, नहीं। तो अगर आप अंडा खा सकते हो, अगर आप दूध पी सकते हो, अगर आप पनीर खा सकते हो, अगर आप चीज़ खा सकते हो, तो आप अपना प्रोटीन पूरा कर लोगे। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर कर लोगे। पर अब वही बात है ना कि मैं ना पनीर खाऊंगा, ना मैं दूध पीऊंगा, ना मैं अंडा खाऊंगा, और मैं सोचूं मेरा घर बैठे बैठे प्रोटीन पूरा हो जाए, तो नहीं होगा। ये मैंने किसी पहले भी पॉडकास्ट पे बोला था कि लोग दाल के पीछे भागते हैं कि भाई दाल खा ली मैंने। तो मैंने कहा दाल जो खा रहे हैं ना, उसकी तो बायोलॉजिकल वैल्यू भी, वो भी छोड़ दो। बायोलॉजिकल वैल्यू मैं कहता हूँ वो भी छोड़ दो। ये बताओ दाल आती कितनी है? जो घर पे खाना बनाता है उससे पूछो कितने का पैकेट होता है, बोलेगा जी आधा किलो का पैकेट है, मैं 2 से 3 बार में बनाता हूँ। मतलब मैं 2 बार भी मान लेता हूँ, तो एक बार में कितनी दाल बनी? लगभग 250 ग्राम। ठीक है। 4 लोग खाने वाले हैं, तो कितना एक के हिस्से में कितनी दाल है? 60 ग्राम अराउंड। 60 ग्राम दाल। 60 ग्राम दाल में लगभग 15 से 18% प्रोटीन है। अब कितना प्रोटीन निकल गया? 9 से लगभग मान लो 11-12 ग्राम। वो भी इनकम्प्लीट प्रोटीन है। अगर उसके बाद चावल नहीं खाया, उसके बाद रोटी नहीं खाई, तो आपको मिथ्योनिन नहीं मिलेगा। तो एब्जॉर्प्शन मान लो और कम हो जाती है। तो 60 ग्राम दाल, लोकेश इतना बड़ा कटोरा होगा खाने के लिए, कितने लोग खा पाएंगे दिन में 3 बार? तो ये प्रॉब्लम है कि जो प्रोटीन के वेजिटेरियन सोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा अबंडेंस में अवेलेबल नहीं है। हमारे पहलवान जो थे पहले दूध दही बहुत खाते थे, अब बोलते थे वो भी वेजिटेरियन है। अब कई लोग कंपेयर कर लेंगे घोड़े से, या कई लोग कंपेयर कर लेंगे भाई देखो ये वो जो है गोरिल्ला जो है ये कितना स्ट्रांग है। अरे भाई उनके शरीर में एंजाइम्स होते हैं जो सेल्यूलोज को कन्वर्ट कर सकते हैं अमीनो एसिड्स में। हमारे शरीर में वो नहीं होता। क्या शेर कभी घास खा पाएगा? नहीं, ही इज मेड लाइक दैट। क्या गाय कभी मीट खाएगी? नहीं खाएगी। नहीं हो सकता, वो नेचर में पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए वो एक पूजनीय जंतु है। पर ह्यूमंस जो हैं या भालू जो है वो ओमनीवोरस क्रिएचर्स हैं। उनको प्लांट मिलेगा वो प्लांट खाएंगे, उनको एनिमल मिलेगा वो एनिमल खाएंगे। तो अब इस तरह से भगवान ने आपको बनाया है। क्यों शेर को ऑप्शन नहीं मिला घास? क्योंकि उसकी लाइफ ऐसी ही है, हमारी लाइफ थोड़ी अलग है। तो आप अगर प्रोटीन अपना वेजिटेरियन सोर्सेज से, लैक्टो वेजिटेरियन सोर्सेज से, ओवोटेरियन सोर्सेज से पूरा कर लेते हो तो आपको किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। बट अगर नहीं कर पा रहे हो तो क्या?
या तो ये करो जो हमने पिछले 10 सालों में किया कि हमने अपनी हाइट सैक्रिफाइस कर ली, हम बीमारियों का गढ़ बन गए, हमने डायबिटीज़ को अपना लिया, हमने हाइपरटेंशन को अपना लिया, हमने कैंसर्स को अपना लिया, या तो उस तरफ चले जाओ। लोगों को समझना पड़ेगा कि प्रोटीन इनटेक तो चाहिए, बेयर मिनिमम चाहिए। परफॉर्मेंस तो छोड़ ही दो, 0.8 to 1 ग्राम तो पर किलोग्राम तो चाहिए। आपके पेरेंट्स को भी चाहिए, आपके भाई बहन को भी चाहिए, जो जिम नहीं जा रहा उसको भी चाहिए। और सर ये एक और मिथ है कि जैसे आजकल ना कि एग वाइट, ओनली एग वाइट ही खाते हैं। जैसे जैसे किसी को बोला गया कि यार 5-6 अंडे खा ली तो वो सिर्फ एग वाइट तो येलो पार्ट का क्या? अब है क्या ना, यही आगे एक और मिथ हो जाता है कि अपना जो प्रोटीन है ना वो आधा आधा होता है। योग में आधा होता है 7 ग्राउंड, हाँ 6 to 7 ग्राम, जिसमें आधा 6 आधा to 7 3.2 एक में, 2.8 एक में। तो जब आपने योग बाहर निकाल दिया तो आपने प्रैक्टिकली हाफ प्रोटीन तो हाफ प्रोटीन जो था वो आपने साइड कर दिया। पर आपने सिर्फ प्रोटीन साइड नहीं किया, आपने उसके साथ फैट सोल्यूबल विटामिन्स भी हटा दिए, ओके। आपने उसके साथ जिंक भी निकाल दिया, जो अच्छे मिनरल्स थे, जो अच्छे विटामिन्स थे, वो सब आपने बाहर फेंक दिए। और फिर जाके दुकान से वही डब्बा खरीद के उसका विटामिन डी आप कंज्यूम करोगे, क्या फ़ायदा हुआ? इससे बेटर पूरा अंडा ही खा लेते। और इसके साथ साथ दिक्कत क्या थी कि लोगों को लगा था इसमें कोलेस्ट्रॉल है और अच्छी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल है। पर ये तो किसी ने बताया नहीं ना कि कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन बॉडी में सिर्फ 2 से 4%। तो अगर आपने 6 अंडों का योग खा भी लिया तो उसका कितना % एब्जॉर्प्शन है? बहुत थोड़ा। और बाकी अगर बॉडी हमारी पार्ट फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है तो उससे क्या ही फर्क पड़ता 2-4% अगर आ भी गया तो उतना बॉडी तुम्हारे कम बनाएगी। कोलेस्ट्रॉल तो बनना ही है, तुम्हारे अपने शरीर में भी बनना है, तो बॉडी उतना कम बना लेती है। अब लोग ये समझते नहीं है, योग निकाल देते हैं, जो काम की चीज़ थी उसे बाहर निकाल दिया, जो बचा वाइट एग वाइट्स वो आपने कंज्यूम कर लिए। अब एक अंडा ही 84 कैलोरीज, 80 to 84 कैलोरीज के बीच में। अब आप उससे कैलकुलेट कर लो यार, अगर 4 अंडे खा लेते तो 24 ग्राम प्रोटीन हो जाता, 300 सवा 300 कैलोरीज थी, आपका एक मील था ना पूरा। है। मील होगी वो पूरी। अब वही आपको 24 ग्राम के लिए कम से कम 8 अंडे खाने पड़ेंगे, एग वाइट्स खाने पड़ेंगे। बिल्कुल सर। तो मील सर, बनाओ ना। मैंने एक डेटा देखा था, शायद वो यूएसए का था, कि 2035 तक हर कोई दूसरा बंदा ओबीज होगा। वर्ल्ड ओबेसिटी करके वर्ल्ड हेल्थ ओबेसिटी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसी का डेटा है ये जो आपने बोला था। तो उसमें उनका कहना है कि 2035 तक 50% पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड विल बी ओबीस। 50%, मतलब हर दूसरा आदमी जो है वो मोटापे की तरफ जाएगा। अब सोचो, जितने लोग मोटापे की तरफ जा रहे हैं उसके साथ साथ उसकी जो बीमारियां बढ़ने वाली बीमारियां बढ़ेंगी है ना। सब बढ़ेगा। सारा का सारा लोड किस पे आएगा? हेल्थ केयर पे आएगा। वैसी अस्पताल, बेड, डॉक्टर नहीं है, और जब इतना बड़ा लोड शिफ्ट होगा, इमेजिन करो क्या हालत होगी। क्योंकि आपने भी पढ़ा है कि भाई जैसे जैसे बंदे का पेट निकलना स्टार्ट हुआ तो मान के चलो कि उसकी बीमारियां भी स्टार्ट बीमारियां स्टार्ट हो गई। 40 इंच के ऊपर आपकी कमर जब जा रही है मेल्स में, 35 इंच के ऊपर फीमेल्स में, हर इंच के साथ डायबिटीज का, हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ता जा रहा है। अब कई तरह के कैंसर्स हैं वो भी ओबेसिटी से लिंक हो रहे हैं, कि मोटापा बढ़ रहा है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर में एक हार्मोनल प्रोफाइलिंग होती है कि E3 करके एक ईस्ट्रोजन का टाइप है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, E3 वो फैट सेल से ही बनता है। तो जब फीमेल में मेनोपॉज हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो गई, तो वो जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो फैट में बनता रहता है और वो जाके फिर ब्रेस्ट में गांठ बना देता है और उससे ब्रेस्ट कैंसर बन गया। तो अब कोई बोले कि मोटापे से नहीं हो रहा है। आज शायद हम प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, या इतना बड़ा सैंपल साइज नहीं है, बट सच्चाई है ना कि वो हार्मोन बन रहा है। तब आपको समझना पड़ेगा कि आपको बचपन से आदत डालनी है। स्कूल में 1 घंटे का पीटी पीरियड नहीं, आपको उन्हें बोलना है कि भाई 2 घंटा 3 घंटा खेलो, अपने फ़ोन से, अपने आईपैड से दूर रहो। मेरा बेटा 7 साल का है, मैं देखता हूँ कि कोई पेरेंट ऐसा है ही नहीं जो बच्चों को बाहर भेज रहा है। वो अपना फ़ोन दे रहे हैं। हाँ, लो फ़ोन लेके बैठ दो। अब मान लिया भाई एक कंसर्न भी है, बाहर का माहौल भी ठीक नहीं है, पर जिस भी स्टार्टअप ने, जिस भी जिम ने, जिस भी ट्रेनर ने ये कर लिया ना कि उसने इन बच्चों को बिजी कर दिया, मैं बता रहा हूँ वो जो मर्जी पैसे मांग ले, पेरेंट्स देने को तैयार है आज, कि एक सिक्योर इन्वायरमेंट दे दो मेरे बच्चों को, 3-4 घंटे मेरा बच्चा खेल सके जाके। कोई पेरेंट ऐसा ही नहीं है जो चाहता है कि मेरा बच्चा बाहर ना जाए।
किसी की मजबूरी है, किसी के पास गाड़ी नहीं है, किसी के पास ड्राइवर नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, वो बेचारा कुछ कर नहीं पाता। तो ये अगर कोई कर पाए तो मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। क्योंकि बच्चे एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई करके वापस आ रहे हैं, खेल कूद तो रही नहीं है। मुझे लगता है कि मोबाइल चलाने से ना बच्चों को इरिटेशन भी बढ़ रही है। बिल्कुल हो रहा है, जैसे ही क्योंकि उनसे मोबाइल लेते हैं ना तो वो अलग ही हाँ, लेवल का गुस्सा होता है। क्योंकि आप एक बात समझो, जब आप एक रील चला रहे हो तो रील में आप क्या कर रहे हो, आप अपने ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहे हो, डोपामिन रिलीज हो रहा है, अच्छी रील आ रही है आपको देख के अच्छा लग रहा है, कोई लड़ाई झगड़े की रील आ रही है आपको देख के गुस्सा आ रहा है ना। तो बच्चा भी जब कार्टून या छोटी रील देख रहा है उसका क्या हो रहा है, एक तो अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, उसको हर 6 सेकंड में क्या होता है, यार स्क्रोल करने की करो आदत स्क्रोल हो करो। अब उसका अटेंशन जब कम होता जा रहा है और जब आप उससे ये फ़ोन लेते हो तो उसका वो स्टिमुलस भी तो कम हो रहा है, उसको लग रहा है यार ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं तो चीज़ों को कंट्रोल कर रहा था। आज अब मूवी देखने जाओ थिएटर में, गाना आती क्या होता है, लगता है ना यार ये 10 सेकंड आगे क्यों नहीं कर सकता मैं इसको, जैसे मैं नेटफ्लिक्स पे कर लेता हूँ, जैसे मैं प्राइम पे कर लेता हूँ। नेक्स्ट सीरीज, हाँ, नेक्स्ट सीन क्यों नहीं आ पा रहा। अब देखो बहुत सारे लोगों को उससे इरिटेशन होती है, बहुत सारे लोग उससे थोड़ा ऐसे हो जाते हैं यार ये आगे कर लो ना। उस टाइम आप देखोगे बहुत सारे लोग उठ के वॉशरूम चले जाएंगे। ये हमने आदत बना ली है कि भाई मैं को इसको स्किप करना है, मेरे को आगे जाना है, मेरे को आगे जाना है। वही चीज़ बच्चों में आ रही है। तो जब आप बच्चों से फ़ोन लेते हो वो इतना ज़्यादा चार्जड अप हो जाते हैं कि वो आपसे लड़ने लग जाते हैं, वो चिल्लाने लग जाते हैं। तो इसीलिए सबसे आसान तरीका क्या है भाई, फ़ोन देना भी है ना तो पहले तो अपने हिसाब से देखो कि वो कौन सा कार्टून देख सकता है, वो कौन से कार्टून या वीडियोस नहीं देख सकता। इंस्टाग्राम पे 10 साल 8 साल के बच्चे के जाने का मतलब क्या है, मतलब ही नहीं है। आप अभी से उसे न्यूडिटी सिखा रहे हो, आप अभी से उसे गालियां देना सिखा रहे हो, आप अभी से उसे दिखा रहे हो कि भाई लाइफ तो वही होती है जिसके पास बड़ी गाड़ी होती है, बड़ा पैसा होता है। उसे ये नहीं पता कि उस आदमी ने कितनी मेहनत करी है, वो उसका सच भी है कि नहीं है, उसका अपना भी है कि नहीं है। उसको क्या लगने लग जाता है कि मेरा बाप तो बेवकूफ़ है, इसको कुछ पता ही नहीं है। पे जो भी है वो हाँ, तो सच है। वो सच है, मेरा बाप तो बेवकूफ़ है। मेरा मतलब मैं गाली नहीं देना चाहता, मेरे बाप को तो पता ही नहीं है कुछ। उसे ये नहीं पता कि उस रियल लाइफ में उसका बाप ज़्यादा सक्सेसफुल है। ये जो फुकरे बैठे हैं इंस्टाग्राम पे उनसे बहुत सक्सेसफुल है तेरा बाप, पर उस बेचारे को समझ ही नहीं आएगी, उसको लगेगा वही तो लाइफ सही है। अब आप देखो ना आजकल जो एक क्राइम बढ़ रहा है, ये चीज़ें हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि सबको आईफोन चाहिए 17, सबको गाड़ी चाहिए, सबको रील्स बनानी है, मेहनत किसी को नहीं करनी, गैंगस्टर दिखना है। सबको गैंगस्टर दिखना, वो मासूम शर्मा के गाने लगाने हैं। बट समझो ना यार, मेहनत करनी नहीं, पढ़ाई करनी नहीं, अच्छी चीज़ें कोई वहाँ से ले नहीं रहा। प्रेमानंद जी को सुनने कोई बच्चा नहीं जा रहा, वहाँ भी लाइन लगाओ ना जाके, वहाँ भी जाओ, उनकी भी बात सुनो। वो बातें तो सुननी ही नहीं है ना सर, वो सुननी नहीं है, वहाँ जाके किसी से बात नहीं करनी। जो अच्छी बातें कौन सुनता नहीं सुनते, अपनी हिस्ट्री के बारे में पढ़ो, विकास दिव्यकीर्ति सर का चैनल है वो सुनो, 3-3 4-4 घंटे की वीडियोस होती हैं, आपकी हिस्ट्री बता रहे हैं, आपके बारे में बता रहे हैं, वो 2 सर के लेक्चर सुनो, मतलब पता तो चले कि देश में क्या हो रहा है, तुम्हारी हिस्ट्री क्या थी। आपने एक 30 सेकंड का रील देखा, उसके बेस पे आपने एक ओपिनियन बना लिया। अब देखो ना, ये जेनजी तो था जिसने नेपाल में प्रोटेस्ट किया। क्यों प्रोटेस्ट किया, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे इंस्टाग्राम फेसबुक ये वाले ऐप्स बंद कर दिए थे और मैसेजेस के थ्रू हुआ, सबको अपना डोपामिन मिल नहीं रहा था, देश बर्बाद कर दिया। तो अब हमारी गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा कि हमारे लोगों को कितनी एडिक्शन हो रही है। आप आज बाइक गाड़ी पे निकल जाओ, जितने टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जितने ऑटो ड्राइवर्स हैं, जितने रैपिडो वाले हैं, सब बाइक चलाते हुए अपनी इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। किसी को भी गाड़ियों देख में लो, देखता हूँ हाँ, मैं, जैसे कोई जा रहा है गाड़ी वाला तो वो ना फोन चला रहा है और अपना गाड़ी चला रहे हैं। अब आप यार क्या अटेंशन ही सोचो हो ना, आप गया है। कहाँ दे पाओगे अटेंशन कहाँ से किसी को। वो रील्स कॉल कर रील्स बस चले जा रही चले जा रही चले जा रही, वही रील्स वायरल हो रही हैं, लोग पैसे कमा रहे हैं। अब जिसको समझ में आ रहा है कि एल्गोरिदम कैसे चलता है, Yes. बस वो करे जा रहा है वो चीज़। मैं ज्ञान की जितनी मर्जी रील्स डाल दूं लोकेश, नहीं चलती। नहीं चलती। वही 2000 5000 10,000 लोग देखते हैं। कोई किसी को गाली देते हुए, किसी को रोस्ट करते हुए डाल दो तो वो लाखों में चली जाएगी। रोस्ट करते हुए सर, जैसे कुछ लोग तो हैं, नाम तो क्या ही लूँ किसी का, बट 5-7 लोग तो दिल्ली एनसीआर में ऐसे हैं जो अपने आप को सोशल मीडिया पे ना बहुत दबंग दिखाते हैं, बट उनकी हिस्ट्री हमें तो घर तक पता है क्योंकि हम तो ना प्रशासन से जुड़े हुए, कुछ है ही नहीं, और लोग उन्हीं को देख के फिर इंस्पायर हो रहे हैं, फिर गैंगस्टर के मतलब ग्रुप। मैं कह रहा हूँ कोई इंजीनियर से क्यों इंस्पायर नहीं हो रहा, इतने डॉक्टर्स बैठे हैं यार, उनसे इंस्पायर हो ना। यस,
जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे आईएएस है, आईपीएस है, उनसे इंस्पायर हो ना, उनसे सीखो ना कुछ कि उन्होंने कितनी मेहनत करी, कहाँ तक पहुँचे। इन सब चीज़ों से क्या होने वाला है? ना तुम फिटनेस में कुछ कर रहे हो, अपनी हेल्थ तो खराब कर रहे हो, ना तुम लोग पढ़ाई में कुछ कर रहे हो। तो मतलब सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो तुम? फुकरापंती। फुकराबंदी। वही एक जनता है। अब जो जेनजी आ रहा है नौकरी ढूंढने जाता है, तो अब देखो ना, नौकरी में क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्यों इतना कम परसेंटेज है जो अब स्टार्टअप इंडिया में बन रहे हैं? क्योंकि फोकस ही नहीं कर पा रहे, दिमाग ही नहीं लग रहा कि हमें क्या करना है। सारा ध्यान तो यही है कि भाई किस तरह से स्क्रॉल करो और आगे बढ़ो। तो सर एक और छोटा सा सवाल है कि लोगों को मैं तो क्या समझाता हूँ कि भाई 5 से 6 छोटी छोटी डाइट ले, बट लोगों का विश्वास भी है और लोगों के पास टाइम भी कम है, तो वो कोशिश करते हैं कि एक बार सुबह खा लिया, एक बार शाम को खा लिया। तो सर उनके लिए कुछ थोड़ा। देखो, स्टडीज तो ये बोलती है अगर कैलोरी सेम है जी। तो 3 मील खाओ या 6 मील खाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। 3 मील लोगे सेम कैलोरीज में तो भी सही है, 4 ले लो, 5 ले लो तो भी सही है। ठीक है। पॉइंट ये है कि आपका प्रोटीन, आपके विटामिन मिनरल्स, आपका फ्रूट, ये सब सारा डिवाइडेड होना बैलेंस चाहिए, होना चाहिए। सब बैलेंस होना चाहिए, इंक्लूडिंग वाटर। अब तुम्हें मैं एक चीज़ बताऊं, पानी की वजह से अगले 20 साल में सबसे ज़्यादा किडनी खराब होंगी। लोग रियलाइज नहीं कर रहे। ज्यादा पीने से या कम कम पीने पीने से से? क्रॉनिक अच्छा। डिहाइड्रेशन हो रहा है लोगों को। क्रॉनिक डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? कई सालों तक उनकी प्यास पूरी बुझ नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि कम पानी पीते हैं, स्पेशली वुमेन। और वो लड़कियां जो बाहर काम करती हैं और जैसे ऐसी जगहों पे काम करती हैं जहाँ क्लीन टॉयलेट नहीं है, तो बेचारी डर के मारे कम यस, पानी पीती डर है के मारे। कि मैं वॉशरूम जाऊंगी तो इन्फेक्शन ना हो हाँ, जाए। इन्फेक्शन। अब उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है ना कि 10 साल में, 15 साल में जब किडनी को पानी नहीं मिलता है ढंग से, तो किडनी के सेल्स जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो क्रॉनिक डिहाइड्रेशन, मैं बोलता हूँ ये तो क्रॉनिक सर अच्छी डिहाइड्रेशन एक इन्फॉर्मेशन है। बहुत बड़ा कारण होगा किडनी फेलियर का आने वाले सालों में, और अभी भी है। अभी भी आप जाके बैठो तो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन के बाद एक बहुत बड़ा रीज़न किडनी फेलियर का यही है कि लोगों ने पिछले 20 साल में, 30 साल में पानी कम पिया और अभी भी नहीं सुन रहे। तो अभी लोगों को बोलना है कि भाई पानी की बोतल साथ रखो, मेक श्योर कि इतना पानी आपको पूरे दिन में पीना है। 3 लीटर तो कम से कम हो। 2 से 2.5 लीटर लगभग आपको लेना है। और अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो जितना स्वेट हुआ है उतना ऐड करके लगभग 3 लीटर के आसपास आप पहुंच जाओगे। इतना पानी आपको पीना ही। और सबसे आसान तरीका है अपना यूरिन का कलर देखते रहो। यूरिन जितना साफ होगा उतना आप हाइड्रेटेड हो, जितना वो पीलेपन की तरफ जा रहा है उतना आप बट सर जैसे डिहाइड्रेटेड हो। हम मल्टीविटामिन्स हाँ, तो इनटेक उसमें करते हैं कलर तो होता है, उसमें कलर होता है। तो उस केस में आपको अपना लीटर का हिसाब लीटर रखना का है। हिसाब रखना या 2-4 दिन नहीं खाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतना पानी मैं पीता हूँ अगर, तो मेरा यूरिन जो है वो क्लियर रहता है। सर जैसे बात अभी वाटर इनटेक की हो रही है, तो कुछ नए नए बच्चे जो जिम में जाते ही क्रेटीन यूज करते हैं, तो उनको तो वाटर इनटेक फिर और भी बढ़ाना पड़ेगा। बहुत फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बताऊं, वेरी मिनिमल। 200-300 ml पानी भी फालतू ले लोगे ना तो क्रिएटिन अब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि 5 ग्राम क्रिएटिन है जो मसल के अंदर आपको भेजना है। तो ऐसा नहीं कि 2 लीटर फालतू पीना है पानी, 5 लीटर फालतू अच्छा। पीना है। और ये पहले जो लोडिंग फेस होता था कुछ वो ऐसा सब है? हटा दिया। वो हटा अब उनको दिया। समझ में आया कि मसल में जगह ही उतनी है। अब 5 ग्राम खाओ तो भी उतनी भरेगी, 20 ग्राम खाओ तो भी उतनी भरेगी। वैसे हमें ना क्रेटीन मोनोहाइड्रेट का क्या है, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए सर देखो, दिन में अगर किसी को लेनी है? मैं बता रहा हूँ, लगभग मान के चलो क्रिएटिन गेटिंग इनटू योर मसल, ठीक है, आपके मसल को जब क्रिएटिन जाके क्रिएटिन फॉस्फेट बनाना है मसल के अंदर, ठीक है, उसके लिमिटेड स्टोर्स हैं। आप, और ये आपकी मसल खुद भी बना रही है, आपका बॉडी, लिवर और किडनी मिलके ग्लाइसिन, आर्जिनिन और मिथ्योनिन, ये 3 अमीनो एसिड मिलके क्या कर रहे हैं, क्रिएटिन बना रहे हैं। 2 ग्राम लगभग रोज क्रिएटिन तुम्हारे शरीर में बनता है तुम्हारे प्रोटीन से ही, इसीलिए अच्छा, प्रोटीन खुद और ब खुद जरूरी। बनता है। हाँ, लगभग रोज बन रहा है। ओके। तो जो वेजिटेरियन आदमी है उसका भी बन रहा है और जो नॉनवेज खा रहा है उसका भी बन रहा है। उसका ही बन रहा क्रिएटिन फॉस्फेट पहले लगभग 15 सेकंड के लिए जो एनर्जी मिलती है वो क्रिएटिन फॉस्फेट देता है। तो जितने स्ट्रेंथ के गेम्स हैं, पावर लिफ्टिंग हो गया, वहाँ पे जैवलिन थ्रो हो गया, शॉर्ट पुट हो गया, 100 मीटर स्प्रिंट हो गया, 50 मीटर स्विमिंग का वो हो गया, तो उन सब में ही एनर्जी दे रहा। अब लड़कों को प्रॉब्लम क्या है कि आपने वर्कआउट तो करना है 15 रेपिटेशन वाला, और क्रिएटिन लेना तब जो आप 5 रेप मैक्स वाले वर्कआउट के लिए जरूरी होता है। स्ट्रेंथ कर रहे हो तो क्रिएटिन से बेटर सप्लीमेंट ही नहीं है। और सबसे ज्यादा रिसर्च अगर अच्छा। किसी सप्लीमेंट पे हुई है तो वो क्रिएटिन है।
ओके। तो अगर आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट है, मैं आपके फिर पॉडकास्ट से बोल रहा हूँ, जितने स्ट्रेंथ रिलेटेड खिलाड़ी हैं, जी। चाहे वो 100 मीटर दौड़ रहा है, चाहे वो शॉट पुट फेंक रहा है, चाहे वो जैवलिन फेंक रहा है, चाहे वो बॉक्सिंग का पंच कर रहा है, अगर आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है तो क्रिएटिन आपका साथी है। ये पर ये जो सर एटीपी बोलते हैं। एटीपी एटीपी को रीसिंथेसाइज करने में क्रिएटिन हेल्प कर रहा है। ये भी ध्यान रखना कि इसका स्टोर लिमिटेड ही है, इसकी तिजोरी छोटी सी ही है, तो ज़्यादा ले लोगे तो ज़्यादा घुसने नहीं वाला अंदर, वो किडनी जो है फिल्टर आउट करके यूरिन से बाहर निकाल देगी। सर मैंने ये सुना है कि जैसे लॉन्ग टर्म के लिए क्रेटीन आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो किडनी पे इफेक्ट आता है। नहीं, अब यहाँ पे मिथ क्या होता है कि मुझे अगर चेक करना है कि लोकेश की किडनी काम कर रही है कि नहीं, तो मैं कैसे चेक करूँगा? या तो भाई कोई सुआ डाल के देखूँ उसका सेल लेवल ठीक है कि नहीं, या मैं वो सारी चीज़ें माप लेता हूँ जो किडनी फिल्टर करती है। किडनी क्या क्या फिल्टर करती है? वो यूरिया फिल्टर करती है, वो यूरिक एसिड फिल्टर करती है, वो क्रिएटिन नाइन जो ब्रेक डाउन टर्म होता है क्रिएटिन का, ओके। उसको फिल्टर करती है। तो अगर क्रिएटिनाइन बढ़ता है तो उसका मतलब ये होता है किडनी ठीक से काम नहीं कर रही। नहीं कर तो वहीं से बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ उठा ली कि अरे अच्छा। क्रिएटिनाइन बढ़ जाएगा इसका मतलब तुम्हारी किडनी काम नहीं। तुमने क्रिएटिन ज़्यादा खाया तो वो मसल में जाके ज़्यादा टूटा और उसका बाय प्रोडक्ट क्रिएटिनाइन बना। ज़्यादा बना। तो जो लोग वेट ट्रेनिंग ज़्यादा करते हैं, अगर नॉर्मल लोगों के लिए एक वैल्यू होता है क्रिएटिनाइन का, तो जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है उसके लिए 1.5 होता है। डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारा ज़्यादा होगा क्रिएटिनाइन, इसका मतलब ये नहीं तुम्हारी किडनी खराब है, इसका मतलब ये है डरना नहीं शरीर है। जो है क्रिएटिनाइन ज़्यादा बना रहा है, बट अब्यूज करने की जरूरत नहीं। अब इसीलिए तो तेरे 3 जैसे, ग्राम बहुत है ना। हाँ 3 से 5 ग्राम बहुत है। तभी तेरे जैसे कोचेज आते हैं जो बोलते हैं भाई तेरा वर्कआउट है वैसा हाँ। जहां पे तेरे को हेल्प मिलेगी क्रिएटिनाइन से। अगर तू 15-15 20-20 रेपिटेशन के वर्कआउट कर रहा है और सुबह 1-1 घंटा कार्डियो कर रहा है, तेरे लिए है ही नहीं यार ये। या तो 5 रैप मैक्स कर, 2 रैप मैक्स कर, 3 रैप मैक्स कर, तब तो तेरे को क्रिएटिन का फायदा भी मिलेगा। पर अब जहां तू 15-15 रेप के वर्कआउट्स कर रहा है, तू लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, तेरे केस में क्या हेल्प करेगा? बट अब कुछ स्टडीज है जो बोल रही हैं कि ब्रेन फंक्शन के लिए क्रिएटिन बहुत ज़रूरी होता जा रहा है। अभी बहुत अर्ली स्टडीज है, बट मे बी इन द नेक्स्ट 5 ईयर दे विल से इट इज़ इम्पोर्टेंट। सर मैंने नोटिस किया पर्सनली कि जैसे लास्ट ईयर मैंने क्रेटीन लिया था और इम्पोर्टेड भी था, और मैंने 1.5 से 2 महीने जब हो गए लेते लेते 3 ग्राम लेता था, मुझे हेयर फॉल होना स्टार्ट हुआ था। तो है कुछ कनेक्शन? देखो, हेयर फॉल की एक ही स्टडी है आज तक जो क्रिएटिन के साथ आई है जी। कि उन्होंने कुछ रिलेशनशिप दिखाया है, बट मोस्ट ऑफ द स्टडीज हैव फेल्ड, कि जिसमें उन्होंने दिखाया हो कि क्रिएटिन लेने की वजह से हेयर फॉल हुआ है। ओके। वैसी कोई स्टडी अभी तक तो ये कोई प्रूव नहीं study कर पाई है नहीं। कि ऐसा कुछ हुआ है। एक स्टडी है जिसने हल्का एक लिंक दिखाया था, बट वो रिपीट नहीं हो पाई स्टडी। और जैसे सर क्रेटीन का तो हो गया, मैं सर नॉनवेज नहीं खाता, और वेजिटेरियन में भी मैं वेज में देखूं तो मैं घर से बाहर रहता हूं, तो मुझे लगता नहीं कि शहर में मुझे ओरिजिनल प्रोटीन पनीर ये अपना मिलेगा। पनीर मिले। हाँ, तो मैं सर कोशिश करता हूं कि मैं एक स्कूप प्रोटीन ले लूं। ले सकता है। ठीक है। और अब तो पता है क्या है लोकेश, अब ना फोर्टिफाइड प्रोटीन आ रहे हैं। जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने दूध में ही एक्स्ट्रा प्रोटीन डाल दिया। तो एक छोटी सी बोतल 200-250 ml की तुम्हें 30 ग्राम प्रोटीन देती है, 26 ग्राम प्रोटीन दे देती है। ऐसे एपिगामिया का भी आ रहा है, ऐसे प्रोविलैक का भी आ रहा है। अमूल ने भी शुरू किया है अपना ओके। कि फोर्टिफाई कर दिया। जो तुम नॉर्मल खाना पीना खाते हो ना, उसी को फोर्टिफाई कर दिया ओके। कि आपको अब कुछ अलग रखने की जरूरत नहीं है। तूने 2 बोतलें अपने फ्रिज में डाल दी हैं और वही तूने अगले 2 दिन पी लिया। तो अब जैसे जैसे लोगों को समझ में आ रहे हैं सोल्यूशंस, तो सोल्यूशन तो बहुत सारे हैं। अब वो मुझे देखना है कि मेरे को किस सोल्यूशन को लेना है, मुझे किस सोल्यूशन को नहीं लेना। हाँ, तो मैं जो ये प्रोटीन लेता हूँ तो बेस्ट टाइम क्या है मेरे लिए? मतलब अगर मुझे एक स्कूप प्रोटीन लेनी है ऐसा कोई टाइम नहीं है, तू कभी भी ले सकता है पूरा तो दिन। वर्कआउट के तुरंत बाद, जैसे हमने सुना है कि आधे घंटे के अंदर ले नहीं लो नहीं, तो ऐसा कोई ज़्यादा आधे बेस्ट है। घंटे का वो टाइम नहीं है, कोई रेस नहीं है ये कि 100 मीटर में ख़त्म करनी है। आपकी रिकवरी 24 घंटे चलती है, और कहीं कहीं दिनों में तो 72 घंटे तक चलती है। तो प्रोटीन तो आपको, जैसे आज अगर लेग्स करी है तो अगले 3 दिन तक, अगर अच्छी लेग्स करी है तो वेयर एंड टियर चलता रहेगा। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अगले 3 दिन तक है, होती रही। सिर्फ आज की नहीं है। तो आज आपने एक बार ले लिया वो तो ले लिया, बट अगले 3 दिन मेक श्योर करना है कि प्रोटीन जो है वो शरीर में जाता रहे। और सर ये जैसे मैं तो अराउंड 15 साल से प्री वर्कआउट्स यूज करता हूँ, बट मैंने कुछ सुना था कि भाई जो, मतलब आज तक मैंने तो खुजली वाले वो प्री वर्कआउट यूज़ किए नहीं, बट मैंने ये सुना है कि
जो ये खुजली ज़्यादा करते हैं, इचिंग करते हैं, वो हेयर फॉल भी करते हैं? देखो, ये बेसिकली बीटा एलानिन करके एक अमीनो एसिड होता है, ये उसका साइड इफेक्ट होता है। ये कोई एनर्जी नहीं आ रही, ये कोई एलर्जी नहीं बट है। वो बस हाँ, बस वो उसका एक साइड इफेक्ट है, तो लोगों को लगता है यार इसके लेने से बहुत एनर्जी निकली, ऐसा कुछ है नहीं। उसको लेने से कोई फर्क पड़ नहीं रहा तुम्हारे शरीर में। जो इंग्रेडिएंट उस प्री वर्कआउट में काम कर रहा है ना, वो कैफीन है। कैफीन कितना है? 200 mg, 400 mg। उसका मतलब क्या है, एक कप कॉफ़ी ये जो पड़ी है ना, ये 200 mg। ये 80 mg है। अच्छा। ये मान के चलो एक कप कॉफ़ी जो है वो लगभग 75 से 80 mg है। तो मैं अगर बोलूं कि लगभग 3 कप कॉफ़ी लोकेश एक साथ पी लो, तुम कहोगे कैसी यार, बात कर रहे हो सर, क्यों क्यों पी रहे हो, मेरे को हार्ट अटैक ना आ जाए। पर वहां तुम वो 3 कप कॉफ़ी वहाँ पी हम लेते हो, लेते वहां तुम 3 रेडबुल के बराबर क्योंकि एक एवरी बार पी प्री रहे हो। वर्कआउट हैव 200 to 200 तो 300 मिनिमम है ही। अब तो आप देख रहे हो जहाँ 400 mg कैफीन है, तो कितना हो गया? 5 कप कॉफ़ी। मैं तुझे बोलूँ 5 कप कॉफ़ी पी ले, तुम कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, 5 कप कॉफ़ी पी लिया, मैं हार्ट अटैक हो जाएगा मुझे, मैं कैसे सर्वाइव करूंगा। बट ये नोबडी इज रियलाइजिंग दिस कि भाई ये हो रहा है, ये सच्चाई है। बच्चे इसीलिए तो हुक होते जा रहे हैं कैफीन पे, नींद आ नहीं रही है उसके बाद। तो अब यहाँ से अगर तुम देखो तो थिंग्स आर गोइंग टुवर्ड्स एडिक्शन। ओके। कि अब बच्चा बिना प्री वर्कआउट के एक्सरसाइज नहीं कर सकता। उसे लगता है भाई प्री वर्कआउट नहीं पिया तो भाई जिंदगी कैसे चलेगी, माइंड सेट ही ऐसा हो गया कि भाई प्री वर्कआउट पियोगे तो ही आप तो ये एनर्जी आ एनर्जी रही है, आएगी। नहीं तो हाँ, ऐसा नहीं है। और ये सर जो BCAA है, ब्रांच चेन अमीनो एसिड, कोई ये जरूरत नहीं है ना? कोई ज़रूरत नहीं है। ग्लूटामाइन? नॉट नीडेड। इफ़ योर वर्कआउट इज लेस देन 2 आवर्स यू डोंट नीड इट। 2 आवर्स मतलब रेगुलर कंटिन्यूअस 2 आवर्स। स्टडीज़ में उसका भी कुछ नहीं निकला कि उससे कोई बड़ा फ़ायदा तुम्हें मिला हो। ZMA? ZMA इज़ गुड इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम लो टेस्टोस्टेरोन। अगर आपकी नींद में डिस्टर्बेंस है तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्प करती हैं। मैं वही पर बात कर रहा हूँ ना, एक क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट के साथ जब आप बैठोगे तो वो इन सब चीज़ों पे ध्यान देगा, वो देखेगा आपका विटामिन डी कितना है। अब बहुत सारे लोग फालतू के सप्लीमेंट लेंगे, भाई विटामिन डी नहीं खाएंगे। क्योंकि 30 साल के बाद तो मैंने सुना है कि सबको होनी है ही कमी। मैं कह रहा हूँ तो होना ही, वहाँ क्योंकि पे- धूप में बैठ कहाँ रहे हो, क्योंकि तेरे को या मेरे को कितना समय मिलता है धूप में बैठने का? कहाँ ही मिलते। नहीं मिलता ना। और मिलता भी है तो इतने कपड़े पहने हुए हैं तो इसमें कितना ही एरिया है जो दिख रहा है धूप के लिए, है ही नहीं। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो सिचुएशन आ रही हैं ये खराब है। 30 अगर आपका नॉर्मल है विटामिन डी, तो लोगों का 6 है, 5 है, 7 बहुतों है। की रिपोर्ट देखी मैंने हाँ, सर। और वो विटामिन डी नहीं लेगा, वो बाकी दुनिया भर के सप्लीमेंट खाएगा, पर विटामिन डी नहीं खाएगा जिसकी जरूरत है। वेजिटेरियन है, B12 नहीं खाएगा, बाकी सब कुछ खाएगा। अरे भाई किसी न्यूट्रिशनिस्ट से मिलना, समझ उसको क्या तेरे को चाहिए और तेरे को क्या नहीं चाहिए। गिनती के सप्लीमेंट है जिन जो काम कर रहे हैं, वो सप्लीमेंट्स को यूज करना ढंग से, अपनी लाइफ को बेहतर बना। विटामिन डी मोस्ट इम्पोर्टेंट। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिश ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी को चाहिए। अगर आपको इन्फ्लेमेशन कम करनी है, ब्रेन हेल्थ को ठीक रखना है, चाहता हूं मैं कि मुझे लोकेश याद रहे 30 साल बाद, अच्छा, खाना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि ब्रेन सेल्स तो डिजनरेट कर रहे हैं उम्र के साथ। तो फिश ऑयल, omega 3 इतना इम्पोर्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट है। बॉर्नवीटा डाल रहा है, DHA है इसमें, तो भाई तुम्हारे को तो फिश ऑयल मिलता है, खा लो ना। पैसे वहां खर्चो ना जो फालतू की चीज़ों पैसे खर्च रहे हो, एक अच्छा फिश ऑयल खरीदो, वो खाओ जिससे कि तुम्हारे ब्रेन सेल्स जो है वो वापस रीजनरेट कर पाए। नोबडी गोना। अच्छा, पैसे कहाँ खराब करेंगे जी। ना जिम में खराब करेंगे, ना ट्रेनर को देंगे। अब तुम्हें एक दवाई पता चली होगी, मुंजारो, यस, वो इंजेक्शन चल रहा है हाँ भाई पिछले साल मेरे ही से आया। सर, मेरे एक दोस्त ने बोला था कि अगर चिराग सर आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन जरूर पूछना है इस बारे में। मुझे पक्का तो था सर- कि ये होगा तेरे उसमें मुंजारो। बताइए। भाई पिछले साल 6 महीने में जी। वो सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाइयों में से एक थी। सोच, डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की, कैंसर की दवाइयों से ज्यादा। तो उसको लगाने से भूख नहीं लगती है? अब वो कुछ क्या ऐसा? है, GLP-1 और GIP का मिक्सचर होता है। GLP-1 क्या है, ग्लूकागन लाइक पेप्टाइड। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये आपके शरीर में पेट में जो GLP बनता जी। है उसको मिमिक कर देते हैं कि मेरा पेट भर गया है हाँ। और मेरे को और कुछ खाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा सिग्नल क्या करते हैं कि मेरा जो पेट है उसमें से जो खाना निकले आगे उसको डिले कर दो। जो 1 से 1.5 घंटे में होना चाहिए था, अब वो 8 से 12 घंटे में होता है। तो अब जो हंगर सुबह महसूस तुम ही नहीं, नहीं हो रही। हाँ तो खाना है ना पेट में, अगर मैं उसके ऊपर जबरदस्ती खाने की कोशिश करूंगा तो मुझे उल्टी हो जाएगी, क्योंकि खाना तो पूरा भरा हुआ है ऑलरेडी।
पानी पीने की कोशिश करूंगा तो उल्टी सर हो ये तो फिर हार्म ही करेगा ना, कहाँ अब- बेनिफिट देगा? प्रोज एंड कॉन्स मैं डिस्कस करूं तो यार वो आदमी जो 120 किलो का 140 किलो का है और उसे बीमारियां हो रही हैं, प्री डायबिटिक वो ऑलरेडी हो गया है, यस। तो उसके लिए तो भाई ये एक वरदान है। पर वो आदमी जो अपनी भूख कंट्रोल नहीं कर पा रहा और ये छोड़ते ही वापस उतना ही खाना शुरू कर देगा, तो उसके लिए क्या कर लेगा ये? उसके लिए ये तो एक हैबिट फॉर्मेशन है कि तुमने किसी डॉक्टर के साथ मिलके, तुमने किसी डाइटिशियन के साथ, तुमने किसी ट्रेनर के साथ मिलके एक पूरा 10-20 रिजीम बनाया। दिन के लिए स्टार्ट हाँ भाई 6 महीने करना है, ढंग से करना है और डॉक्टर के साथ मिलके इसको छोड़ना है, फिर छोड़ना और मेरी डाइट उसके बाद वही रहेगी, मेरी एक्सरसाइज में कोई फर्क नहीं आएगा, तब तो भाई करो। बट अगर सिर्फ ये एम है कि मैं 20-25 किलो गिरा लूं और उसके बाद 40 किलो वापस बढ़ा लूं, तो क्या तो इस पे मत जाना, क्योंकि कभी ना कभी तो वो सेंसेशन वापस आएगी, भूख भी लगेगी, खाना खाने का मन भी स्टडी करेगा। हुई है इस पे? हाँ प्रॉपर स्टडी हाँ, हो के आया पूरी है? स्टडी है। अच्छा। जैसे वायग्रा के साथ हुआ था ना, वायग्रा बनी थी उन पेशेंट्स के लिए जिनका ब्लड प्रेशर कम रहता है, ओके। पर पता चला कि वायग्रा जो है पेनिस की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ाती है, तो फिर उसे एक ऐसे दवाई की तरह लिया गया कि करने से पहले लोग ले लेते। ऐसे ही ओजेम्पिक हो या GLP-1 जो है ये बने थे डायबिटीज के लिए, कि मेरा ब्लड शुगर मेंटेन रहे अगले 10-12 घंटे के लिए, उसके लिए बने थे। बट जब इन्होंने देखा कि जो लोगों को हमने दिया सब्जेक्ट्स को, उनको भूख ही नहीं लग रही, उनका वजन ही गिर गया 10-10 20-20 किलो, तो उन्होंने कहा इससे बेटर क्या दवाई हो इससे सकती है। better क्या है? तो जैसी ये बात ही फार्माकोलॉजी वालों को पता चलती है, वो तो कहता है भाई बेचो इसको, इसको तो सबसे पहले लगाओ यार, इसको सोचना ही नहीं है। और वही हुआ कि पिछले साल में हिंदुस्तान में जितने लोगों ने जिम की मेंबरशिप नहीं खरीदी, उससे ज्यादा लोगों ने ये दवाई खरीद ये ली। इंजेक्शन खरीद लिया। ये लगा तो लो। ये टैबलेट फॉर्म में आ रहा है या फिर इंजेक्टेबल? टैबलेट आता है रिबेल्सिस के नाम से, अब यूजुअली इंजेक्शन आता है, पहले एक एक शॉट आता था। अब जो कंपनी को पता चल गया पैसा तो इसी में है, अब तो तो इंसुलिन उन्होंने पेन वाला। निकाल दिया इंसुलिन हाँ। जैसा। 4 लेने ही 4 इंजेक्शन है, एक मिलेगा ही नहीं, मिनिमम 4 डोज लेनी ही लेनी है, चाहे आपको 4 लगानी है नहीं लगानी, आएगा ही 4 का पेन। उन्हें पता है, क्योंकि लोग लेंगे भाई, तुम जो मर्जी रेट मांग लो, जो मर्जी रेट मांग लो। अब यही दिक्कत हो रही है। अब अगर आप एक अच्छे ट्रेनर और एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट के साथ काम कर रहे हो ना लोकेश, तो ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। और आप सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो, तो इसमें बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मैं देता हूँ ओपरा विनफ्रे का। ओपरा विनफ्रे ने ओपनली बोला कि मैंने ये चीज़ ली है, मैंने 70 साल की उम्र में वेट ट्रेनिंग शुरू करी है और मैं अपनी ज़िंदगी का बेस्ट पार्ट जी रही हूँ एट 72। उसने डेडलिफ्ट करते हुए, बॉक्स डेडलिफ्ट करते हुए उसने एक वीडियो डाली है 72 साल की उम्र में। तो वो कितने टाइम से ले रही है? वो तो कहीं काफ़ी टाइम हो गया उसको, पर उसने ये बोला कि मैं अपने लाइटेस्ट वेट पे हूँ, मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही हूँ, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं ना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो मसल भी गिर रहा है, पानी पी नहीं पाते, डिहाइड्रेशन हो रही है, पाइल्स हो रहा है, हेमोरॉइड्स हो रहे हैं, ये सब हो रहा है क्यों? क्योंकि पानी पी नहीं पाते उतना, नौजिया होता है, वॉमिटिंग की सेंसेशन आती है। तो अब ये सारी चीज़ों को कैसे टैकल करोगे? वजन तो जा रहा है, पर फिर वापस भी आएगा 6 महीने बाद, 1 साल बाद, क्योंकि आपने अपनी आदत तो नहीं सुधारी ना। आदत तो वही है कि सामने जो आएगा उठा के मैं खा लूंगा। खा लेना। सर एक सप्लीमेंट और है कोलाजन, तो इस पे देखो यार, कोलेजन एज अ सप्लीमेंट कुछ तो बहुत अच्छे हैं, इनकी भी कैटेगराइजेशन जो होती है उसके बेसिस पे कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो अच्छे हैं, कुछ हैं जो उतना काम नहीं कर पाते जितना ये बोलते हैं। तो मुझे हमेशा लगता है कि थोड़ा सा रिसर्च करके कि कौन से कोलेजन सप्लीमेंट्स बेटर हैं, कौन से नहीं हैं। तो एक कोलाजन नाम का एक प्रोटीन होता है, कोलेजन प्रोटीन है वो बेसिकली, 30 ईयर में डाउन, मतलब वो कहते हैं कम हो जाता है, पर कोलेजन से ही आपके लिगामेंट टेंडन बन रहे हैं, कोलेजन से स्किन बन रही है, तो कहते हैं क्यों ना कोलेजन डायरेक्टली ले लिया जाए। पर कोलेजन की भी ना टाइप्स होती है, अब कौन सा टाइप आप ले रहे हो, किस चीज़ के लिए, स्किन के लिए कौन सा कोलेजन ले रहे हो, रिकवरी के लिए कौन सा कोलेजन ले रहे हो, वो बहुत मैटर करता बोन्स है। के लिए कौन सा? हाँ, तो उससे बेटर है कि वो विल डू डिस्कस इट एक इन लेंथ में कभी, बट अभी के लिए है कि कोलेजन जो आपके जो आपका यूज़ है उसके हिसाब से लो, कि मेरे को स्किन के लिए चाहिए कि मेरे को किस चीज़ के लिए चाहिए। सर LRG9 कोई ज़रूरत नहीं है लेने की, नहीं, कोई नीड नहीं है। ट्रिबलस टेस्टोस्टेरोन कम है, अगर ब्लड टेस्ट कराओ, अगर टेस्टोस्टेरोन कम आ रहा है तो पहले ये जानने की कोशिश करो कि टेस्टोस्टेरोन कम क्यों है, क्या कोई स्टेरॉयड यूज़ था, क्या इसकी नींद खराब हो रही है, क्या ये वेट ट्रेनिंग ठीक से नहीं कर रहा है, क्या इसका ब्लड शुगर ज़्यादा है। अगर सारे फैक्टर्स को आप नोट कर लेते हो और ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, तो बहुत अच्छा होता है कि ट्रिपल स्टेरिस्टिस है, गोक्षुरा जिसे हम बोलते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको हेल्प करेंगे।
आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में सफ़ेद म्यूसली जैसी चीज़ें जो है हेल्प करेंगे। बट अगर मेरा टेस्टोस्टेरोन ऑलरेडी नॉर्मल है हाँ तो लेने की जरूरत तो है। ये इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाल पाएगा। सर एक मेरी है खुद फेवरेट एल कार्निटाइन, मैं उसको कार्डियो से पहले लेता हूँ। हाँ तो देखो एल कार्निटीन एज अ सप्लीमेंट देखोगे तो क्या करता है, वो बेसिकली एक एंजाइम है, कार्निटाइन पाल्मोटाइल ट्रांसफरेज, CPT1 बोलते हैं उसे। वो बेसिकली क्या करता है, कार्निटीन जो है फैट सेल्स को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पुश करता है। ओके तो वो नॉर्मली भी हो रहा है। अगर आपने मान लो कार्निटीन की डेफिशिएंसी आपके शरीर में नहीं है तो नॉर्मली भी बॉडी उतना कार्निटीन बना के उसे पुश कर रही है। तो ओके इसका ओरल रिजल्ट बहुत ज़्यादा नहीं देखा गया कि एल कार्निटीन लेने से बहुत ज़्यादा फैट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पुश स्लो किया, रिजल्ट है, मतलब मंथ ना ही में ना मान के चलो। 1-1.5 किलो 2 किलो मतलब मान के चलो ना ही है। और वो जो उसका रिजल्ट है भी वो भी आईवी वाले का है ज़्यादा, ओरल वाले का इतना नहीं है। तो वो अब आईवी कौन कहाँ लगवाने जाएगा। तो बेटर यही है कि फैट लॉस के लिए उसको एज अ सप्लीमेंट ना यूज़ करो। वो जो आप कार्डियो कर रहे हो जो रिजल्ट है वो उसी का है, इनफ है वो। इसका रिजल्ट नहीं है वो। हाँ ये भी हो सकता है क्योंकि मैं तो अराउंड 50 मिनट का कार्डियो कर रहे हो तो कार्डियो का रिजल्ट है ना वो तो। सर हम पेप्टाइड के बारे में कुछ बात कर सकते हैं कि देखो अभी जो कुछ सालों से ही हुआ है। देखो पेप्टाइड बेसिकली है क्या, जो हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है ना जी वो 191 अमीनो एसिड से बना होता है। ओके ठीक है, अब पहले बॉडी बिल्डर्स ग्रोथ हार्मोन अब्यूज़ करते थे, तुम्हें पता ही है कि लगाते थे फैट लॉस के लिए सबके लिए। तो साइंटिस्ट ने कहा क्यों ना इसमें से ऐसी चीज़ें निकाल ली जाए, सारी अलग अलग। हाँ क्या उसका बेनिफिट होगा। अभी तक कोई भी कंपनी उसे प्रूव नहीं कर पाई। ओके अभी तक जो भी आता है, जैसे वो एक फ्रेगमेंट आता है वेट लॉस का 176791 बोलते हैं ना फ्रैग वन से, तो वो क्या है बेसिकली 176 अमीनो एसिड से 191 वाला जो फ्रैगमेंट है वो ये है। तो फ्रैग वहाँ से आया फ्रैगमेंट से। वहाँ से लेंगे। अगर वो प्रूव कर पाते तो ओजेम्पिक से पहले वो फ्रैगमेंट नहीं आ जाता मार्केट में, केमिस्ट की दुकान पे मिल जाता। कोई ऐसा पेप्टाइड है जो केमिस्ट की दुकान पे मिल रहा? जैसे किसको हम बोलें ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन अलग चीज़ है, ठीक है ना। पेप्टाइड्स में ग्लूटाथियोन अलग हो जाता है। Okay. ग्लूटाथियोन की भी स्टडी वाइज कुछ नहीं है कि उससे स्किन वाइटनिंग हो रही है। एक एंटीऑक्सीडेंट है, यस काम कर रहा है एंटीऑक्सीडेंट की तरह, बट उससे स्किन वाइटनिंग होगी नो आइडिया। अगर आप देखोगे भी उसको जो ग्लूटाथियोन के ड्रिप पे लगते हैं तो उसमें वो बहुत सारे और भी वाइटामिन डालते हैं, हैवी डोजेज ऑफ वाइटामिन डालते हैं ताकि इसको बैलेंस आउट किया जा सके। अब कितना उसका रिजल्ट है यू नेवर नो। अगर आपको स्किन की बात करनी है, हेयर की बात करनी है तो उसमें तो पीआरपी से बेटर कुछ नहीं है। पीआरपी जीएफसी जो है स्किन के platelet लिए सबसे बेस्ट क्या होगा सर? पानी पियो। मैक्सिमम सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि पानी पियो। अगर आपको लगता है कि क्वालिटी कोलेजन और प्रमोट करना है तो पीआरपी फेस का भी होता है जिसमें वो आपके शरीर से प्लेटलेट्स निकाल के उसके जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो आपके स्किन में इंजेक्ट कर देते हैं। वही पीआरपी आजकल जॉइंट्स में भी लगती है अगर आपको रिकवरी चाहिए। अच्छा स्टेम सेल्स भी ऐसे ही इंजेक्ट करे जाते हैं ताकि उससे रिकवरी बेटर हो। तो ग्लूटाथियोन और इनसे तो बेटर उसका ही रिजल्ट आ रहा है। बट सर वो फिर स्किन में भी तो इंसुलिन घुसाएंगे ना। सुई तो रहे छोटी सी, वो अच्छा, थोड़ा दिन के लिए वो बम्प होता है, थोड़ी देर के लिए फिर ठीक हो जाता है। फिर ठीक। जैसे अब बालों का, हेयर फॉल का पीआरपी से बेटर ट्रीटमेंट नहीं है, ओके नहीं है। मतलब ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मैं खुद भी कराता हूँ हर 2-3 महीने में। हाँ उससे बेटर ट्रीटमेंट ही नहीं है, उसको और बेटर करते जा रहे हैं वो। पर सोचो उससे बेटर कोई दवाई हो, उससे बेटर कोई शैम्पू हो, उससे बेटर कुछ भी हो। और सर ये ना हेयर फॉल के लिए जैसे लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि बस कि बालों में ये लगाओ ये लगाओ। मुझे ही लगता है कि इंटरनल फिट होना चाहिए ना बंदा, मतलब प्रोटीन इनटेक पूरा जाए। भाई सबसे पहली बात तो ये कि प्रोटीन ही अगर मैंने पूरा नहीं खाया हाँ तो कैसे हो जाएगा बताओ, बाल गिरेंगे। बालों जेनेटिक का है, सीधा लिंक प्रोटीन हाँ से। जेनेटिक्स अगर आपके हैं कि आपके फादर के बाल कम है तो चांसेस हैं कि आपके गिरेंगे। डीएचटी होता है, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, 5% टोटल टेस्टोस्टेरोन का डीएचटी में कन्वर्ट होता है। आपके हेयर फॉलिकल्स जो है वहाँ पे डीएचटी के रिसेप्टर्स होते हैं। तो जब आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो डीएचटी भी बढ़ता है, डीएचटी बढ़ता है तो ये बाल गिरते हैं, जिसको बोलते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस आ गई कि यहाँ आगे के बाल चले गए, पीछे के बाल चले गए। वो मेल पैटर्न बाल्डनेस की वजह से वो 5% वो डीएचटी की वजह से ही है। अब दवाई आती है उसकी, डॉक्टर दवाई देता है कि भाई इसको ब्लॉक कर लो, पर वही है कि उससे लिबिडो कम होता है, सेक्स ड्राइव कम होती है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं यार मुझे नहीं जाना उस तरफ। तो इसीलिए सबसे हार्मलेस, थोड़ा सा पेनफुल ज़रूर है,
बिना किसी साइड इफेक्ट के सबसे अच्छा ट्रीटमेंट जो है वो PRP ही है PRP आज बालों के ट्रीटमेंट के लिए। सर, स्टीरॉयड के साइड इफेक्ट, कहाँ से शुरू करें? वो तो एक मतलब सारा को साइड इफेक्ट ही है। अलग ही पॉडकास्ट में नहीं यार, देखो फिर भी बात है, एक मेडिकल गाइडेंस में भी होता है जिसे हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, TRT, HRT। वो एक यूरोलॉजिस्ट करता है, वो एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट करेगा, पर वो जो डोज डालेगा और जो तुम डोज ले रहे हो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो स्टेरॉइड तुम यू लगा रहे हो ना, उस पर बाहर ही लिखा हुआ है इट इज़ फॉर वेटरनरी यूजेस। वेटरनरी का मतलब है जानवरों के लिए बना है। अगर कोई ऐसी चीज़ जो जानवरों के लिए बनी है और इंसान लगा रहा है तो उसका नुकसान है ना। अब कितने बॉडी बिल्डर्स की डेथ हो गई यार। अभी कल भी किसी का ने डाला हुआ था, मयंक पवार था लड़का, अच्छा 37 में। हाँ, वो मैंने देखा था सर। आप बताओ, 37 की एट दी एज ऑफ 37, यंग गाय, फैमिली होगी, अभी सब कुछ बॉडी भी होगा। अच्छी थी उसकी। बॉडी भी अच्छी थी, स्प्लिट्सविला भी गया था 2014-15 वाला। में गया था, yes। हाँ, तो अच्छा उसने एक काम किया था। अब देखो, तो स्टेरॉइड्स आर समथिंग दैट इज नॉट राइट। सर, जैसे मतलब इंडिया में मुझे पर्सनली लगता है कि बॉडी बिल्डर्स को ना तो खैर गवर्नमेंट कुछ देती है, ना ही जनता में इतनी कोई रिस्पेक्ट है, फिर ऊपर से स्टीरॉइड लगा के अपनी लाइफ को, मतलब मुझे लगता है कि भाई रिस्क तो है ही बहुत। रिस्क है, किडनी कैसे काम करेगी, लिवर कैसे काम करेगा आपका, आपके टेस्टिकल्स में श्रिंकेज हो रहा है, क्या आपके साथ हो रहा है, और इसकी कोई किताब भी नहीं है। कोई किताब नहीं। सबसे बड़ी बात है, और फिर भी जनता इधर, और 6 महीने इजी में ना, बॉडी बनानी है, एक इजी साल ना, में। जैसे मैंने बोला ना ओलंपिक का क्या हुआ, इजी था तो सब दुनिया भागी ना। ऐसे स्टेरॉइड्स इजी है तो सब दुनिया भागने की कोशिश करती है। एक बॉडी बिल्डर है, उसे पता है मेरे साइड इफेक्ट्स क्या है, उसे पता है मैं ब्लड टेस्ट कराऊंगा, उसे पता है मैं ब्रेक लूंगा, मैं उसमें कुछ नहीं करूंगा। वो बॉडी बिल्डर दारू नहीं पी रहा जाके, वो फिर प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपना प्रोफेशनल प्रोफेशनली कर रहा है। वो जाके अपने किडनी के टेस्ट भी करा रहा है, वो पानी भी पी रहा है। मैं को याद है बिग रैमी जब आया था कुछ साल पहले HFF में, उसने यार सबसे पहली उसकी वो थी कि मैं 4 लीटर मेरे फ्रिज में पानी डाल दो, अच्छा। मुझे पीना ही है। उसे पता है कि मैं जो चीज़ ले रहा हूँ उसको बॉडी से निकालने के लिए मुझे ज़्यादा यूरिन पास करना पड़ेगा। वो 4 लीटर उसने सबसे पहले पानी गिरवाया था अपने रूम में। अब बताओ, क्या लोग इतना सोच रहे हैं जो यंग बच्चे ले रहे हैं जिसको मॉल में घूमना है और जाने के बाद पार्टी कर रहा है, उसके बाद वो या तो कोकेन ले रहा है या दारू पी रहा है या स्मोक कर रहा है, तो इम्पैक्ट तो भाई तुम्हारे शरीर पे आना है ना। तू जिस बॉडी बिल्डर से कंपेयर कर रहा है, उस बॉडी बिल्डर ने उबला हुआ चिकन, उबले हुए अंडे खाए हैं 6-6 महीना, उसने तेल नहीं डाला खाने के ऊपर इस चक्कर में कि कहीं मेरा कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए, कि मेरी गेम ना खराब हो जाए। डिसिप्लिन बॉडी बिल्डर का नहीं लेना, बॉडी बिल्डर की बॉडी चाहिए बस। अरे डिसिप्लिन भी तो लेता ना उसका, कि उसके सामने तुम रख दो लाके केक, वो चम्मच नहीं डालेगा, भूख से मर जाएगा पर फालतू की चीज़ नहीं खाएगा। पर वो डिसिप्लिन नहीं लाना, बस हमें जल्दी 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 करना है। देखो, मुझे जो ये था ना कि अराउंड जैसे 2015 में मैंने आपसे ट्रेनिंग ली, कोचिंग ली, और वहाँ से मैंने ट्रेनर का कोर्स किया, तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता था आपकी ना बातों को सुनने में। कसम से मेरा पॉडकास्ट स्टॉप करने का कोई मूड नहीं है, मतलब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। तो आई होप कि हमारे दर्शकों को भी लगेंगी। और आज हम सारे टॉपिक्स को नहीं कर सकते, हाँ, ठीक है? बिल्कुल नहीं कर बहुत सकते। टाइम लगता है और सर के पास तो भंडार है भाई। तो कोशिश करेंगे सर कि हम जल्दी से एक और मुलाकात करेंगे, बिल्कुल। तो आगे उस पर काम करेंगे। जनता से पूछ लेना उनको किस टॉपिक पे बात करनी है, नीचे कमेंट करेंगे यस। तो हम बात करेंगे उस तो पर। आपको जिस भी टॉपिक पे आगे सर के साथ पॉडकास्ट चाहिए, क्योंकि देखो मैं सर का सच में डाई हार्ट फैन हूँ 11 साल से, क्योंकि मुझे सर के एग्जाम्पल अभी तक याद हैं, कैसे कैसे क्या क्या बताते हैं और कितना डेप्थ में जाके बताते हैं कि कौन सा काम कैसे करना है, कौन सा सप्लीमेंट लेना भी है तो क्यों लेना है या फिर नहीं लेना, डाइट का, एक्सरसाइज का। तो आप लोगों को जिसको भी किसी भी बारे में नॉलेज चाहिए तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। और सर, यंगस्टर्स के लिए कोई मैसेज? देखो, सबसे पहली चीज़ तो अगर आपकी उम्र 15 साल से ऊपर है तो जिम जाओ,
एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करो, जिम जाओ, एक अच्छा ट्रेनर हायर करो, और कम से कम कोशिश करो कि दिन में 2 घंटा मैं फिजिकली एक्टिव रहूं। 1 घंटा ओके, वॉक एक करने घंटा चला गया, अपना, हाँ, जिम 1 घंटा चले जिम में लगाया, नहीं तो कोई गेम ले लिया, बैडमिंटन खेलने चला गया, मैं पिकल बॉल खेलने चला गया, मैं कुछ भी ऐसा कर रहा हूँ जिसमें कम से कम 2 घंटा मूव कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, शॉर्टकट जैसा कुछ नहीं होता, शॉर्टकट बहुत लॉन्ग पड़ते हैं बाद में। अपना ध्यान रखो, इन सब चीज़ों को मत देखो कि जिम में हार्ट अटैक आ गया, यहाँ हार्ट अटैक आ गया। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, क्लास में बैठे हुए भी हार्ट अटैक आए हैं, शादी के मंडप कहीं में भी भी आ हार्ट सकता अटैक है। आए हैं, वो कहीं भी हो सकता है। तो इसलिए जो अच्छी चीज़ तुम्हारे साथ हो सकती है ना, उसके चक्कर में ये मत छोड़ देना कि मेरे साथ ये अच्छा हो सकता था, मैंने नहीं किया क्योंकि मैं इस चक्कर में जिम गया ही नहीं। और स्टेरॉइड्स, नशों से दूर रहो यार। ये ऐसी चीज़ें हैं जो लगती तो बहुत अच्छी हैं, बट जब इनके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट आते हैं ना, तो तुम्हें रियलाइज़ होता है कि यार मेरे साथ क्या हो गया। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स लोकेश के पास भी आते होंगे, मेरे पास भी आते हैं कि यार अब नहीं हो पा रहा बीवी के साथ, अब फैमिली नहीं प्लान हो पा रही, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। किडनी फेल, किडनी जो है ख़राब हो चुकी है, अब क्या करें बताओ। और हम डॉक्टर नहीं है तो हम डॉक्टर के पास भेजते हैं कि भाई डॉक्टर के पास जाओ, हम वो लोग हैं ही नहीं। तब डर लगता है ना, डॉक्टर को जाके क्या बोलेंगे, क्या किया था जिसकी वजह से ये हो गया। तो आप लोग अपना ध्यान रखो और ये सारी चीज़ों से दूर रहो। और एक मैसेज मेरा भी होगा कि जैसे अभी सर ने बताया कि हार्ट अटैक का भी जिम में बड़ा रोल है कि भाई उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। तो मैंने पहले भी बताया कि इंडिया में हर 4 मिनट में एक हार्ट अटैक होता है, बट उस पर कोई ध्यान नहीं देता। और जिम में अगर 5-6 महीने में सर एक हो गया ना, तो उसको उसके तो पूरा उसको बवाल सर हाईलाइट मचेगा। बना देते हैं। तो भाई जिम से ना डरें, फिजिकल एक्टिविटी को अपनी लाइफ में अपनाएं, बाकी अपना कुछ भी करो। और मेरी सलाह तो ये होगी भाई, स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दें। तो थैंक यू सो मच। हम ऐसे ही नए नए गेस्ट आपके सामने लेके आते रहेंगे, और आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपकी लाइफ के लिए जो आपको अच्छी रहेगी वो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आप बस इतना सा काम कर लेना कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और थोड़ा बहुत शेयर करा देना। थैंक यू सो मच।